welcome you all in today's webinar. Friends, as you know, bank audit has been already started, and we have received so many queries, so many suggestions from the member कि सर सेशन जो होते हैं, सेशन तो हमने कर लिए, बट कुछ प्रॉब्लम्स हमें ऐसी लगती हैं कि जहां हमें लाइव रिप्लाई चाहिए या हमें हाथों हाथ कोई रिप्लाई चाहिए, उसके लिए हम एक मेल फैसिलिटी हमने स्टार्ट करी है। उसके अलावा एक CIRC ने हमारे चेयरमैन अतुल मेहरोत्रा जी और हमारे सेक्रेटरी लोकेश जी के साथ ये डिसाइड किया है कि हम एक ये सीरीज रखेंगे, डेली इवनिंग के अंदर ये सीरीज रखेंगे, जहां जो जाने माने एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ रहेंगे और जो भी मेंबर्स की क्वेरी रहेगी वो क्वेरी का यही रिप्लाई करेंगे। और ये जो रिप्लाईज होगा ये उनके व्यूज होंगे, ये उनका एक्सपीरियंस होगा, वो कहीं लीगल बाउंडिंग नहीं होगी। आप प्लीज जो उनका एक्सपीरियंस रहेगा वो उनको क्या लगता है, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो मास्टर सर्कुलर्स हैं उसकी इंटरप्रिटेशन है, जो हमारी गाइडेंस नोट है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, दे विल डिलीवर ओनली दैट। तो अब प्रोग्राम आज का पहला दिन है, स्टार्ट हम प्रोग्राम करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यंग एंड डायनामिक जो सेक्रेटरी हैं कोटा से, लोकेश माहेश्वरी जी। लोकेश जी प्लीज आए और हमारे स्पीकर्स का वेलकम करें। लोकेश जी, ओवर टू यू। Thank you, Anil ji. I heartily welcome our today's speakers, CA Akesh Vyas ji and CA Abhishek Sharma ji. मैं आप सब लोगों का सर हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस पर हम सब लोगों को प्रेरित किया, और जो हमारे CIRC के मेंबर्स हैं या जो कंट्री वाइड हमारे मेंबर्स हैं, उनकी जो ड्यूरिंग द बैंक ऑडिट जो भी उनकी क्वेरीज आ रही है उसको रिजोल्यूशन के लिए सर आप हमारे साथ हैं। मेरा साथ में ये जरूर है कि हो सकता है आज पहला दिन है, बहुत सारे बैंकों जैसे मेनली SBI ने तो अभी ब्रांचेस भी पूरी तरह से अलॉट नहीं किए, तो कुछ मेंबर स्टार्टिंग में हमारे साथ कम रहेंगे, लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर इस सेशन को जो चलाने का जो क्राइटेरिया था वो यही था कि जो ड्यूरिंग द बैंक ऑडिट जो प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे जो साथ में जो बिल्कुल जाने माने स्पीकर हैं, जो स्पीकर भी हैं और साथ में वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी उन्हें बहुत है, तो हमने सारे उन स्पीकर्स को हमारे साथ इंक्लूड किया है कि आपकी जो क्वेरी आ रही है उसे हम रिजॉल्व कर पाए ऑनलाइन। और इसका जो बेसिक पर्पस ये है कि जो हमारी रिपोर्ट की क्वालिटी हो वो बेटर रहे, बेस्ट रहे, ताकि हम अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पाए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अनिल जी। थैंक यू सो मच लोकेश जी। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो स्पीकर जुड़े हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। श्री अकेश व्यास जी दिल्ली से हैं और हम व्यास जी को हमेशा परेशान करते रहते हैं, और सर का भी हमेशा ये प्रिविलेज हम लेके चलते हैं। हम सर से पूछते भी नहीं और सर का नाम ऐसे डाल देते हैं और सर को बोलते हैं सर आज आपको यहाँ आना है। सर भी कहते हैं यार अनिल जी, बट हमेशा मैंने सर का देखा है कि मेंबर्स के लिए कभी भी कोई प्रोग्राम्स होता है तो सर के कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं, सर का कहीं कमिटमेंट होता है, तो भी सर प्रायोरिटी के ऊपर हमें रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका जो हमेशा ये बड़प्पन है और आप हमेशा जो ब्लेसिंग से रूप में हम सब देते आए हैं हमें, तो उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और इसके साथ हमारे अभिषेक शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो हमारे जयपुर मार्केट में चेयरमैन भी थे और लास्ट ईयर रीजनल काउंसिल मेंबर थे, ट्रेजरर CIRC थे। उनसे भी वो भी जब भी हमें कोई भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है जयपुर में यहाँ भी, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो थैंक यू अभिषेक जी, आपने भी हमें समय दिया उसके लिए। अब प्रोग्राम स्टार्ट हो उससे पहले क्वेरीज जो लोग बाग अगर रेज हैंड करें या क्वेश्चन क्वेरी सेशन के अंदर अगर कुछ लिखना चाहें तो वहां भी लिख सकते हैं। तो मीनवाइल मैं कहूंगा कि हमारे शरद जैन जी जो इस प्रोग्राम का जो डायरेक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका ये थोड़ा सा पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं शरद जी। तो शरद जी कुछ आप 2 मिनट कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आप आए हैं, मैं जस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया, आप आए हैं, तो सॉरी मैं स्पीकर से और सेक्रेटरी साहब से अनुमति लेना चाहूंगा। शरद जी आए तो 1 मिनट बस, हम शरद जी कुछ कहना चाहें जी तो जी 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 सभी को नमस्कार। हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो चालू किया है, ये आप समझिए कि काफी लोगों ने हमें इस बारे में कहा था कि बैंक ऑडिट के सेमिनार तो हो जाते हैं और उस समय हमें जो भी नॉलेज मिलना होता है हो जाता है, पर जब बैंक ऑडिट पीक पे होते हैं और हम लोग ऑडिट करते जाते हैं और जब समस्याएं सामने आती रियल लाइफ की, तो उस समय भी हमको थोड़ा सा एक एक्सपर्ट्स का गाइडेंस जो है उसकी जरूरत रहती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये प्रोग्राम चालू किया है और ये प्रोग्राम लगातार चलेगा 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। 2-3 दिन हमने कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं, बाकी हम RCM लोग भी आप लोगों को गाइड करने में पूरी की पूरी मदद करेंगे और बीच बीच में और भी एक्सपर्ट्स हमारे आएंगे। तो आशा और उम्मीद है कि जो पब्लिक की डिमांड थी उस हिसाब से ये प्रोग्राम जो है खरा उतरेगा और सभी लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे संबोधित करने के लिए आपने बुलाया। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अनिल जी आप हैं? आई थिंक सब नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। मुझे लग रहा है शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अनिल जी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ में। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सब लोगों को? हाँ बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। यस सर, यस सर। अभिषेक भैया नमस्ते। नमस्कार शरद जी, जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच शरद जी, लोकेश जी, अनिल जी, पूरी टीम CIRC जिन्होंने हम लोग को प्रोग्राम में इनवाइट किया, अकेश सर को और मुझे, और हमको सौभाग्य मिला CIRC के मेंबर से रूबरू होने का बैंक ऑडिट के इश्यूज को लेकर। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में हम लोग कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जो बैंक ऑडिट में आपको आ रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। उन इश्यूज के लिए अकेश जी हमारे साथ में, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन इश्यूज को आपको रिप्लाई करें। मेरे हिसाब से अनिल शायद ऑडिबल है अभी। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो शरद जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही। चलो ठीक। तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी एंड अकेश अनिल जी। जी आवाज आ रही है आपकी बराबर। आ रही, ठीक है सर। तो अब सर कुछ कुछ क्वेरीज है हमारे पास, जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। उन क्वेरीज में से अकेश सर, आपके लिए ये क्वेरी है कि कुछ सर्विस ब्रांचेस कुछ मेंबर्स को अलॉट हुई हैं, वो उसमें ऐसा कोई एडवांसेज भी नहीं है। तो जो सर्विस ब्रांचेस की ऑडिट्स करनी है, जहाँ लोन से एडवांसेज भी नहीं है, तो वहाँ क्या मतलब किस तरीके से उनको क्या क्या चीज मेन जो देखनी है सर, वो उसमें आप बताएं सर प्लीज। अनिल जी, हमारे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही क्या? यस। तो आप वीडियो जरूर जारी कर दीजिएगा इसका आज का। अकेश जी सर, आप म्यूट पे हैं। अकेश सर म्यूट पे हैं। हाँ सर, अब आवाज आ रही होगी? हाँ सर, आ रही सर। ठीक है सर। देखिए, सर्विस ब्रांच में क्या होता है कि सर्विस ब्रांच जो है वो एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करती है बिटवीन RBI एंड द ब्रांचेस ऑफ दैट बैंक। तो वहाँ क्या है, जैसे भी चेक्स की इमेज जाती है या चेक्स जाते हैं, क्लियरिंग वगैरह होती है, सारे DD वगैरह, उसके थ्रू वो जो है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो अल्टीमेटली जो है RBI के थ्रू जो है, जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है बैंक की जहाँ से चेक इशू हुए वहां जाते हैं। इसमें क्या है, आपको बेसिकली जो है बैलेंसिंग का काम है। आपको ये देखना है कि जो सर्विस ब्रांच है और जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं जहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस के अकाउंट खुले होते हैं, वो ड्यूली रिकंसाइल्ड होने चाहिए। एक तो ये है, क्योंकि हर एक ब्रांच जो है वो अपना सर्विस ब्रांच का एक अकाउंट रखती है, और जो भी चेक जैसे जब जाते हैं तो वो सर्विस ब्रांच को डेबिट करते हैं, और जब आते हैं इन्वर्ट होती है तो वो सर्विस ब्रांच को क्रेडिट करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, एज ऑन 31 मार्च 2022 जो सर्विस ब्रांच के अंदर अलग अलग ब्रांचेस का अकाउंट आ रहा है, वो सारे के सारे रिकंसाइल्ड होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ये सारे के सारे जीरो हो जाने चाहिए अल्टीमेटली 31 मार्च को, क्योंकि वो अल्टीमेटली हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से दोनों में फर्क आ रहा है तो फिर वो जो है अनरिकंसाइल्ड रह जाएगा। तो पहली तो एक रिकंसिलिएशन ये है। दूसरी क्या है, आपको देखना है कि जो सर्विस ब्रांच है और उसका जो हेड ऑफिस का जो अकाउंट है, दो जो सॉरी RBI का जो अकाउंट है, वो दोनों एक तो टैली होने चाहिए। तो वो आपको देखना है कि जो रिजर्व बैंक का कोई सेटलमेंट अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, और जो अकाउंट हमारा सर्विस ब्रांच में आ रहा है, दोनों आपस में मैच करें। और तीसरे क्या है, आपको देखना है कि कोई इसी तरह के कोई ऑफिस अकाउंट्स के अंदर हेड्स आ रहे हो जो ओल्ड आउटस्टैंडिंग हो, जैसे सस्पेंस का हो गया, सन्ड्री का हो गया, कोई अकाउंट ऐसा जो कि अनरिकंसाइल्ड हो। जैसे मैं सर्विस ब्रांच करता हूँ, एक ऑडिट करता हूँ, वहां पे करीब 1-2 करोड़ रुपए के पुराने एंट्रीज आ रही हैं DD के अंदर, जो कि रिकंसाइल्ड नहीं है कई सालों से। तो वो क्या है सर, वो फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगी अपने रिपोर्ट को। और आपको बेसिक एक्सपेंडिचर्स तो देखनी ही है कि क्या जो है, जो एक्सपेंसेस के प्रोविजन होने हैं वो हुए नहीं हुए, जहाँ पे TDS कटा नहीं कटा, तो ये सारी चीजें जो आपको ठीक है।
अभिषेक जी, क्योंकि आप फॉरेंसिक ऑडिट में आपने पीएचडी भी करी हुई है, तो अगला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फ्रॉड डिटेक्शन है, क्योंकि कुछ मेंबर्स का है बोला फिर कोई ऐसी कोई टेक्निक्स है कि फ्रॉड कुछ अकाउंट्स हैं, वो फ्रॉड को हम कैसे डिटेक्ट करें शॉर्ट की, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इतने कम टाइम के लिए किसी फ्रॉड को डिटेक्ट करना, किसी फ्रॉड को पकड़ना बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। कई बार हमें लगता है यार वो चीज हमने शायद देखी होती तो शायद हमें एक ट्रेल मिल जाती, तो उससे हम फ्रॉड तक पहुंच जाते। उसमें आप सर कुछ बताएं सर। जी अनिल जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने मेंबर्स जुड़े हैं साथ में, सबको मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं बैंक ऑडिट की, हमारा केवल केवल एक फोकस होता है कि हमको एनपी आइडेंटिफाई करने हैं, हमको एमओसी निकालनी है ना। हमारा सबसे बड़ा फोकस ये होता है। हम लोग भूल जाते हैं कि उस बैंक के एनपी आइडेंटिफाई करने के अलावा उस ब्रांच के और भी बहुत सारे बिजनेसेस है जो हमको देखने हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? ठीक है। हमको लगता है कि पीएनएल की स्क्रूटनी भी करनी चाहिए, जो जनरल ऑडिट का पार्ट है, पर हम लोग जनरली करते नहीं। हम लोग केवल फोकस रखते हैं एनपी आइडेंटिफाई करना है, एमओसी करना। तो मेरा सबमिशन केवल ये है आप सब लोगों से कि फ्रेंड्स, जब भी आप बैंक ब्रांच ऑडिट में जाएं तो एनपीए आइडेंटिफाई करना या एमओसी डालना, इट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ बैंक ब्रांच ऑडिट, इट इज नॉट द अल्टीमेट पर्पस। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे अनिल जी ने मुझे बताया कि फ्रॉड आइडेंटिफाई करना। फ्रेंड, जो भी आज मेंबर हैं जो फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग में ऑडिट कर रहे हैं, उनको ऑडिट से पहले एक प्लानिंग अपनी बनानी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग के हिसाब से कि उनको कैसे कैसे काम करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको बनाने हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं, क्या क्या ऐसे बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको देखने, क्या क्या बैंक के रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जामिन करने हैं, कौन कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जो उनको एग्जामिन करने हैं। पूरा आपको चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। फ्रॉड की यहाँ तक हम लोग बात करें तो कुछ कॉमन फ्रॉड्स होते हैं फ्रेंड्स बैंक ऑडिट में, जो हम लोगों ने देखे भी हैं, जो एक्सपीरियंस मेरा है आपसे शेयर भी कर रहा हूँ मैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो जिसमें आपको देखोगे आपको एम्प्लॉय कोड लगा हुआ मिलेगा उन अकाउंट्स में, जबकि वो अकाउंट डायरेक्टली एम्प्लॉय के नहीं होते, या तो एम्प्लॉय की किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट है या किसी रिलेटिव के अकाउंट है जो उसने एम्प्लॉय के साथ जॉइंट में ओपन कर रखा है, और आपको कोड लगेगा उसमें एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय कोड लगने से क्या होता है कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं, वो सारे एम्प्लॉय की जो बेनिफिट्स मिलते हैं वही ट्रीटमेंट अकाउंट्स के साथ में होता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्रॉड आइडेंटिफाई करने में 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा पूरा ढंग से। नंबर 1 की आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कोड के कौन कौन से अकाउंट्स है उस ब्रांच में। हमने एक ब्रांच में देखा है कुछ अकाउंट ऐसे थे जो एम्प्लॉय कोड से थे, और वो अकाउंट एम्प्लॉय के रिलेटिव के नाम से था, जिसमें जॉइंट अकाउंट, जॉइंट नाम एम्प्लॉय का भी था। किसी पर्टिकुलर अकाउंट 2-3 अकाउंट से कंटिन्यूस बेसिस पे ओडी जारी थी, सीसी जारी थी लिमिट से ज्यादा, और वो ओडी और सीसी कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर अकाउंट में जा रही थी। जब भी एक्सेस होता, वो जिस अकाउंट में एम्प्लॉय कोड लग रहा था उसी अकाउंट में ओडी और सीसी ट्रांसफर हो रही थी। 1-2 केसेस से मेरा अकेश सर से भी डिस्कशन हुआ था। फिर हमने इन अकाउंट्स को डिटेल में एग्जामिन किया, तो मालूम चला कि वो जो ब्रांच मैनेजर, जो एडवांसेस मैनेजर था, वो उन कंपनीज को ऑबलाइज कर रहा था एक्सेस देने के लिए, और वो एक्सेस अमाउंट जो विड्रॉन हो रहा था बैंक से, अल्टीमेटली अकाउंट में आने के बाद उस अकाउंट में जा रहा था जिस अकाउंट में एम्प्लॉय कोड लग रहा था उस एम्प्लॉय। इन्वेस्टिगेट हमने किया कि उस अकाउंट में क्यों जा रहा है, तो मालूम चला कि वो जो एक्सेस विड्रॉल हो रहा है, जो सीसी लिमिट या ओडी एक्सेस विड्रॉल हो रही है, वो अल्टीमेटली उस एम्प्लॉय के बैंक के एम्प्लॉय के यूज में आ रही है, उसकी वाइफ के नाम से जो अकाउंट है। फिर हमने पूरा देखा था, पूरे साल के अंदर करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए ऐसा था जो उस अकाउंट से ओडी और सीसी में एक्सेस आके और विड्रॉल हो गया, और बाद में फिर वो जमा भी हो गया, पर वो पैसा जो कंपनी ने लोन या लिमिट ली थी उसने यूज नहीं किया, अल्टीमेटली रूट होकर वो पैसा उस एम्प्लॉय ने यूज किया। हम लोगों ने ऐसे केस को फ्रॉड रिपोर्ट किया, आरबीआई को फ्रॉड किया, बैंक को फ्रॉड रिपोर्ट किया। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जामिन करना है पर्टिकुलरली ऐसे अकाउंट्स जिन अकाउंट्स में बहुत 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 फ्रीक्वेंट बेसिस पे ओडी और सीसी ओवरड्रॉन हो रही है। वहां से आपको मालूम चलेगा, आप देखोगे अल्टीमेट पर्पस उस ओडी और सीसी का क्या है, क्या अल्टीमेटली वो जिस बिजनेस पर्पस के लिए ओडी और सीसी मिली उसी को यूज हो रही है, या फिर कोई थर्ड पर्सन उस पेमेंट को यूज कर रहा है। जैसे हमारे एग्जांपल के केस में उस ओडी को यूज कर रहे थे बैंक के एम्प्लॉय, तो हमने फ्रॉड रिपोर्ट किया। सेकेंडली, बहुत सारे केसेस में आपको ऐसे कॉमन कंसर्न आपको ऐसे मिलेंगे जिस कॉमन कंसर्न में किसी भी कंपनी की सिस्टर कंसर्न्स बनी हुई है आपस में, वो सिस्टर कंसर्न के साथ में ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं परचेज के, सेल्स के, मे बी एक्सपोर्ट सेल्स समटाइम्स। तो जो बैंक का पैसा जो बैंक ने अल्टीमेटली दिया है आपको, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट, वो उस पर्पस के लिए यूज में नहीं आ रहा, इस पर्पस के लिए आपने लिया है। आप बैंक से फंड लेके उसको अपने सिस्टर कंसर्न को ट्रांसफर कर रहे हो, मे बी आप परचेज कर रहे हो, बट आप ओवर बिलिंग जो हो रही है
100 रुपए का गुड्स आपको 125 150 में परचेस कर रहे हैं, बिलिंग हो रही है और पैसा एक्सेस पैसा आप रूट कर रहे हो सिस्टर कंसर्न को। सेम आप सेल्स के लिए कर रहे हो, आपने बैंक से पीसी और पीएसडी लिमिट ले रखी है एक्सपोर्ट सेल्स के लिए, और वो लिमिट का जब पैसा यूज हो रहा है तो आप एक्सपोर्ट सेल्स के डॉक्यूमेंटेशन को डिस्काउंटिंग करा रहे हो। तो अल्टीमेटली वो डॉक्यूमेंट के थ्रू आप जो पैसा बेच रहे हो अपनी सिस्टर कंसर्न को भेज रहे हो आउट ऑफ इंडिया, और वो पैसा मनी का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सारे केसेस हमको देखने पड़ेंगे फ्रॉड के लिए कि कहीं आप अपनी सिस्टर कंसर्न के परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हो। तो पहली बात तो आपको बैंक का सैंक्शन लेटर देखना पड़ेगा, क्या बैंक ने अथॉरिटी दे रखी है कि जो आपका परचेज और सेल सिस्टर कंसर्न के साथ में हो रहा है, क्या वो ट्रांजेक्शन पे आपका एज ए क्रेडिटर या एज ए डेटर आपकी जो सीसी लिमिट है वो आपकी इन्वॉल्व हो सकती है, वो उस पर्पस के लिए यूज में हो सकती है, नंबर 1। नंबर सेकेंडली आपको देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन्स आर्म लेंथ प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप थर्ड पर्सन को भी सेल कर रहे हो, वो किस प्राइस पे हो रहा है, और सिस्टर कंसर्न को सेल कर रहे हैं तो किस प्राइस पे हो रहा है। तो आर्म लेंथ प्राइस के कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। तो ये कॉमनली ऐसे मेजर्स हैं अनिल जी जिनको देखकर हमारे मेंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं किसी बैंक ब्रांच में फ्रॉड तो नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। सर क्वेरी है अकेश सर, आपसे पूछना चाहूंगा। सीए अर्पित मेहता जी ने क्वेरी है, सर इफ ओनली इंश्योरेंस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन केसीसी अकाउंट then whether it shall cover NPA। मतलब उनका कहना मतलब ये है कि इंटरेस्ट हैज बीन सर्व विद द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस अमाउंट ओनली। सर आप म्यूट पे हैं सर, अकेश सर आप म्यूट पे हैं। जहां तक केसीसी की बात कर रहे हैं सर, इसके अंदर इंटरेस्ट सर्व करना एनपीए नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर वो नहीं है कि साहब आपने इंटरेस्ट सर्व कर दिया नहीं किया या अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ 180 डेज तक, या इसके अंदर सीधा सिंपल सा फंडा है, आपका जो अकाउंट है वो क्रॉप सीजन, कितने क्रॉप सीजन जो है ओवरड्यू है। आपका अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और 2 शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन निकल गए और अकाउंट पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अकाउंट पूरा एडजस्ट हो जाना चाहिए ओवरड्यू के बाद, तो अकाउंट एनपीए हो जाता है। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक क्रॉप सीजन निकलने के बाद, तो इसमें रिस्पेक्टिव ऑफ कि इसमें इंटरेस्ट सर्व हुआ नहीं हुआ, प्रिंसिपल आया नहीं आया, एंटायर ओवरड्यू अमाउंट जो है वो अगर 2 क्रॉप ड्यूरेशन क्रॉप की और फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ तो अकाउंट इंश्योरेंस से पैसा चेक आई। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे सपोज करें उसका किसी फार्मर का 10,000 रुपए का पैसा आना था, 9,000 रुपए उसने दे दिए और 1,000 रुपए इंश्योरेंस से आ गए, तो वो एनपी नहीं होगा। नहीं देखिए, उसमें ऐसा सीजन वो नहीं है, अमाउंट ओवरड्यू हो गया। सपोज आज हमने कोई 2 साल पहले अकाउंट दिया था और ठीक है सर, वो अकाउंट ओवरड्यू हो गया 1 साल बाद। अब ओवरड्यू होने के बाद ओवरड्यू मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एंटायर पैसा आ जाना चाहिए। अगर ओवरड्यू हो गया, चाहे 1 रुपए भी अगर ओवरड्यू है, अब वो 1 रुपए भी जो ओवरड्यू है वो हमारे को 2 शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन को उसमें ऐड करता है। उसके बाद भी सपोज 1 रुपए ओवरड्यू रह गया तो अकाउंट एनपीए। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट सर्व होना या इंश्योरेंस से आना, these things are irrelevant as far as क्रॉप एग्रीकल्चर लोन पर। इसमें तो सीधा सा आपको देखना है कि कितने क्रॉप सीजन जो है ओवरड्यू रहा, जैसे ही 2 क्रॉप सीजन निकल गया फिर भी ओवरड्यू हुआ तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो अकाउंट एनपीए। अपने को ये देखना है, इसमें इंटरेस्ट सर्विस या ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच सर। इसी के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे, केसीसी अकाउंट हैज बीन सेटल थ्रू सेम डे कैश डिपॉजिट में सेम डे विड्रॉल, लाइक जिसको पलटी बोलते हैं। हमेशा ये डिस्प्यूट रहा है साहब, इसको बोलते हैं उल्टा पलटा। अब इसमें देखिए बड़े हम जो है ना वाइल्ड एलिगेशंस नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। हम ये नहीं कह सकते किसी को कि तुमने ऐसा किया है कि फिक्टिशियस एंट्री की है, कैश आया नहीं हो तुमने एंट्री कर दिया, कैश पेमेंट नहीं हुआ। और आपके पास कुछ अगर है, सपोज इफ यू हैव एनी सॉलिड ग्राउंड, खाली फॉल्स एलिगेशंस नहीं है, तो सर ये फिर एनपीए नहीं है, ये फ्रॉड है, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द बैंक अकाउंट, आप सिस्टम को ओवरराइड कर रहे हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप एनपीए तो करेंगे, प्लस इसकी स्पेशल रिपोर्टिंग करेंगे अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जहां से आप प्रूव कर सके कि ये सारी की सारी फॉल्स है, यहाँ आप देखिए। खाली फिर वो एनपीए नहीं है सर, वो एनपीए सर, वो जो वाउचर होते हैं डिपॉजिट वाले, विड्रॉल वाले, उसमें जो नोटों की डिटेल है, डिमोनेटाइजेशन, वो मतलब जो उसकी अपन डिटेल्स लिखते हैं। सर अगर आपने नॉर्मल कोर्स में भी पैसा जमा कराया, ठीक है सर, आपने डिपॉजिट स्लिप पे जो है डिनोमिनेशन नहीं लिखे, तो भी वो ट्रांजैक्शन फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि वो कैशियर जब आपके पास जब
कैश काउंट करेगा। वैसे तो नॉर्मली कहते हैं कि लिख लो, हाँ नहीं भी होता हाँ तो हाँ सीडीएस के अंदर तो उसको अपनी कैश बकेट होती है, उसके अंदर एंटर करना पड़ता है कि एक कैश करना पड़ता है। ट्रांजेक्शन के अंदर 10 रुपए के इतने नोट है, 100 रुपए के इतने हैं। जब तक वो उसके अंदर एंटर नहीं करेगा डिनोमिनेशन, तब तक पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, सिस्टम में एंटर नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, मतलब एक ये सिंपली ये कहना कि ये डिनोमिनेशन नहीं है और इस वजह से ये बोगस एंट्री है, वो थोड़ा सा जो है थोड़ा वाइल्ड एलिगेशन हो जाएगा। हैव समथिंग मोर, कहीं पे आपको ऐसा प्रूफ मिले। कई लोग कहते हैं जी हम वीडियो देख लेंगे, दैट डजंट मीन हाँ एनीथिंग। आपके पास हाँ समथिंग, यू नीड टू हैव समथिंग, तो ऐसा हाँ चीज जो ये बताया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सर एक अगला क्वेश्चन है, we are auditor of MSME Sulabh branch, a जी branch specialized for MSME loan sanction, जी, both working capital and term loan. राइट, It sanction the loan and send the sanction limit to concerned home branch. ठीक है. ओके For term loan, the amount is disbursed by MSME branch जी, and which is again transferred to home branch. ओके The duty of taking stock statement and other data etc. and conducting inspection etc. is concurrent on both MSME and home branch. However, loan and limit appears in home branch balance sheet. Loan तो आ रहा है home branch की balance sheet में, stock जी, statement सब उसके पास, ठीक है. There is a separate annexure for MSME branches and no LFR is required to be submitted by auditor. ठीक है, However, all other returns, statements, certificate, etc., even if not applicable, are to be digitally signed by MSME auditor. ओके It is observed that no proper record for stock statement, inspection, monitoring of account is available at MSME branch so that we may verify then same. They say it may be with home branch. No confirmation received from home branch. Query what to do as MSME auditor. देखिए, पहले तो थोड़ा सा अगर ये बता दें कि कौन सा बैंक है। आई थिंक इट इज पीएनबी, ऐसा तो नहीं एक बार नहीं पीएनबी नहीं होगी सर, ये एसबीआई होगा सर। एसबीआई हो सकता है, वहां पे ये हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, पहली बात तो सपोज स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह की आप बात करते हैं, आजकल सिस्टम के अंदर सीबीएस के अंदर आप चाहे एमएसएमई ब्रांच में हो चाहे होम ब्रांच, आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये स्टॉक स्टेटमेंट आई या नहीं आई, क्योंकि सीबीएस में क्लियर कट आपको इस तरह की सिक्योरिटी जो है आइडेंटिफिकेशन वो है उसके अंदर, जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज आपको क्लियर कट डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि एमएसएमई का क्या रोल है और होम ब्रांच का क्या है। एज एन ऑडिटर जब आप ऑडिट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि एमएसएमई जो है लोन सैंक्शन करती है, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स कौन एक्सिक्यूट करेगा आपको ये देखना है, थर्डली रिलीज कौन करेगा वो देखना है, चौथा मॉनिटरिंग कौन करेगा वो देखना है। तो आप सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ब्रांच से ये कॉल करिए कि आप अपनी पॉलिसी बताइए कि एमएसएमई ब्रांच का क्या रोल है और होम ब्रांच का क्या रोल है। देखिए ड्यूअल रोल नहीं हो सकता। अब हम लोग जैसे ब्रांच में करते हैं, कैनरा बैंक के अंदर आरएएच करके है, रिटेल एसेट, उसके अंदर क्या है सर कि देखिए डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, अकाउंट भी खुलेगा, डिसबर्समेंट भी होगा, सारी चीजें आरएएच में ही होंगी। इंडियन बैंक का अगर आप देखते हैं तो वहां पे सिर्फ सैंक्शन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब ब्रांच पे होता है। हर एक बैंक का बिल्कुल क्लियर कट आपको जो है मिल जाएगा रोल। तो पहले तो सबसे पहले आप ये असरटेन करें कि क्या किसकी ड्यूटी है। एमएसएमई एक ब्रांच है तो उसकी ड्यूटी क्या है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है नहीं करना, उसको रिलीज करना है नहीं करना, मॉनिटरिंग किसको करनी है, आप ये सब चीजें पहले राइटिंग में ले लीजिए, उसके बाद आप अपना ऑडिट करिए। मेरा तो यही कहना है, तभी आप अपना रोल डिफाइन कर पाएंगे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है सर। सर आवाज किसी का ऑडियो सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो है एफडीआर के अगेंस्ट के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन लेती है तो उसका चार्ज क्रिएट करना है क्या? अगर कंपनी है, कंपनी की एफडीआर है और स्ट्रिक्टली अगर हम कहें तो सेक्शन 77 में एग्जम्पशन कोई नहीं है, और कुछ बैंक लेते भी हैं लाइक फेडरल बैंक। लेकिन अगर नहीं किया है, देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो क्या है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पे आपको कोई भी बैंक, मेरे ख्याल से तो मैंने देखा नहीं जहाँ पे एफडीआर लोन के अगेंस्ट जो है वो चार्ज रजिस्टर कराता हो आरओसी में, क्योंकि देखिए एफडीआर हमारे पास ही है, प्लेज है। लेकिन अगर आप बिल्कुल थ्योरेटिकली देखेंगे एज पर सेक्शन 77 तो वो प्लेज एग्जेम्प्टेड नहीं है। पहले तो जो है सेक्शन 155 जो कंपनी एक्ट का था उसके अंदर प्लेज एग्जेम्प्टेड था, बट एज पर सेक्शन 77 इज कंसर्न प्लेज इज नॉट एग्जेम्प्टेड। तो बिल्कुल अगर आप थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो फिर एफडीआर के अगेंस्ट भी आरओसी में चार्ज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। सर एक क्वेरी है, क्वेरी तो बड़ी टेक्निकल सी है, मतलब टेक्निकल तो नहीं है, जनरल क्वेरी है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये तो करनी पड़ेगी हमें काम। एक्चुअली किसी ने पूछा है
जो LFAR की इफ बैंक ऑफर टू साइन ए LFAR टू कॉन्करेंट ऑडिटर विद फीस 10% ऑफ फीस जो ऑफर है, तो वेदर ही कैन साइन, मतलब कॉन्करेंट ऑडिटर कैन साइन LFAR। सर हमारे पास भी ऐसे ही दुख भरी कहानी है। एक ब्रांच है जिसमें हम कॉन्करेंट ऑडिटर है, स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं है, और हमें ऑफर किया गया है। ऑफर तो क्या, वहां तो ऑर्डर ही करते हैं। और एक बड़ी प्रिंसिपली सम हमें ऑफर की गई है इस ऑडिट के लिए, 4025 रुपए। समझे सर, 4025 रुपए में वो पूरी स्टेचुटरी ऑडिट करा रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का और जो गाइडलाइन है वो ये बोलती है कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो, कॉन्करेंट ऑडिटर हो, तो आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो कि जो है स्टेचुटरी ऑडिट रखता है। पहली अब बात आती है आरबीआई क्या बोलता है। आरबीआई का अगर 2015 का एक सर्कुलर आप देखेंगे, उसने क्लियर कट ये कह रखा है कि जहाँ पे स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं है वहां पे सारा काम जो स्टेचुटरी ऑडिटर का है वो कॉन्करेंट ऑडिटर करेगा। दैट इंक्लूड्स LFAR, सर्टिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग। तो ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए बड़ा भारी। इट शुड बी क्लियर इमीडिएटली कि क्या करना है क्या नहीं करना। एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइन तो देखिए ये अगेंस्ट एथिक्स है, यू कैन नॉट। ओके, थैंक यू सर। सर, एक जो स्टॉक स्टेटमेंट्स जो आते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट को अगर हम मतलब वैसे तो क्लाइंट देता रहता है, रेगुलर दे रहा है, और जो उसको वैसे कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट के स्टॉक से, और उसमें का वेरिएशन है 10% से ज्यादा। सपोज करेंगे स्टॉक स्टेटमेंट तो उसने दिया 5 करोड़ का, और जब मैं बैलेंस शीट हम उसको देख रहे हैं 31 मार्च 2021 की, वहाँ स्टॉक आ रहा है 2 करोड़ ही। ठीक है। और उस जो वो जो अमाउंट है 2 करोड़ का, उसके हिसाब से उसकी डीपी नहीं बन रही है अप्रैल की। जी देखिए तो आरबीआई, मैं समझ गया था। इसमें क्या है, अगर आप 2 करोड़ के सपोज आपने स्टॉक देखा, तो क्या डेटर्स के भी लेवल बढ़ा है? सपोज उसने पहले डेटर्स दिखा रखे थे 1 करोड़ रुपए के, अब उसने सपोज कुछ प्रोविजनल थे, कुछ बिलिंग करी हुई थी जो कि उस समय अकाउंटेड फॉर नहीं थी, और वो स्टॉक नहीं आ रहे थे, और अल्टीमेटली उसने जो है उन बिल्स को अकाउंट फॉर किया, और उसके हिसाब से उसके डेटर्स बढ़ गए। आप दोनों को मैच करिए। स्टॉक्स का लेवल अगर कम है तो क्या डेटर्स के बढ़े? फर्स्ट थिंग, अगर वो भी नहीं बढ़े और स्टॉक्स का लेवल में भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए अप्रैल के डीपी निकालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप अप्रैल के डीपी निकालते भी हैं तो वो कोई उसका पर्पस सॉल्व नहीं है। डायरेक्ट नॉर्म्स ये बोलते हैं कि अगर अकाउंट मोर देन 90 डेज, अगर 90 डेज और मोर कंटिन्यूअसली ओवरड्रॉन है अबव द डीपी और सैंक्शन लिमिट, अकाउंट हैज टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। आप निकालिए उसके अंदर डीपी ऐसे कि स्टॉक तो आप लीजिए जो बैलेंस शीट में लिखा है, क्योंकि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये मेरा स्टॉक ठीक है। उसमें आप परचेज की फिगर कॉल करिए उससे अप टू दिसंबर, उसमें से सेल्स लेस करिए, कुछ प्रॉफिट का मार्जिन है तो वो भी लेस कर लीजिए, उसमें हिसाब से करके आप ये पोजीशन अराइव करिए कि स्टॉक्स कितने होते हैं 31 दिसंबर का। अगर अभी भी आपको वेरिएशन मिल रहा है 31 दिसंबर को एज पर स्टॉक स्टेटमेंट और जो आपने कैलकुलेट किया है, तो दैट डेफिनेटली कॉल्स फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बोरोवर कि एक्चुअल में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसका मतलब है वो ओवर इन्फ्लेटेड जो है स्टॉक स्टेटमेंट दे रहा है, और आप डेफिनेटली उस अकाउंट को एनपीए ऐसा बेस बनाइए कि वो उसको चैलेंज ना कर पाए। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू सर। अभिषेक जी, मैं आपसे सवाल है, जो हमारे सीसी अकाउंट होते हैं, तो सीसी अकाउंट्स में अगर रिन्यूअल का क्या रूल है, मतलब रिन्यूअल कब क्या क्या होना है उसमें? जी जी अनिल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और अकेश सर हम लोग कई बार डिस्कशन करते ही रहते हैं इस पे, हर साल ऑलमोस्ट डिस्कशन करते हैं रिन्यूअल वाले पॉइंट पे। तो मैं अनिल जी बताना चाहूंगा आपको, हमारे मेंबर्स को, कि कोई भी सीसी अकाउंट अगर होता है, ओडी अकाउंट जो होता है, और जब भी वो एक्सपायर होता है, उस एक्सपायरी डेट्स के बाद वो शॉर्ट रिव्यू जरूर हो सकता है अगर रिव्यू नहीं हो तो, लेकिन फिर भी 12 मंथ से ज्यादा वो पेंडिंग नहीं रह सकता रिव्यू के लिए। अकेश सर मुझे करेक्ट करेंगे अगर कहीं इसमें कुछ मिस्टेक है तो। 12 मंथ से ज्यादा कहीं भी रिव्यू के लिए नहीं रह सकता। हो गया अभिषेक जी, मैं बोलूं? हेलो। हेलो। देखिए ये बड़ा डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है सर रिन्यूअल का। पहली बात तो रिन्यूअल क्यों किया जाता है? सीसी अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है रिन्यूअल। इसलिए किया जाता है कि सीसी अकाउंट जो वैलिडिटी है उसकी सिर्फ 1 साल की होती है, 12 महीने। 12 महीने के अंदर अंदर ये अकाउंट रिन्यू हो जाना चाहिए। अब अगर ये अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि रिन्यूअल का एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपको बैलेंस शीट लेनी है, उसकी जीएसटी रिटर्न लेनी है, उसकी आईटीआर लेनी है, डायरेक्टर्स की नेटवर्क लेनी है, आपको फ्यूचर प्रोजेक्शंस लेने हैं। देयर आर सो मेनी पेपर्स व्हिच आर नीड टू बी ऑब्टेन। अब क्या है, अगर आपने पार्टी ने सपोज पेपर्स दे दिए लेकिन बैंक अपनी तरफ से उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, ये भी हो सकता है, या पार्टी पेपर्स नहीं दे पाई किसी वजह से, और अगर आप उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड,
तो क्या होगा, अकाउंट में ऑपरेशन बंद, फिर वो उसके चेक बाउंस हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम अपने आप डीपी उसकी जीरो कर देगा। अब उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे साहब, आप उसको शॉर्ट रिव्यू कर, बैंक की पॉलिसी होती है बोर्ड की, अप्रूव डायरेक्टर्स अप्रूव पॉलिसी होती है रिन्यूअल की, उसके अंदर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि आप इस अकाउंट को, किसी भी अकाउंट को आप 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, ये सारा के सारा बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आरबीआई ने इसके बारे में कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया है। तो शॉर्ट रिव्यू आप सपोज 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं। पहले आंध्रा बैंक था, वहां पे मैंने देखा था, वहां पे उनकी पॉलिसी थी कि एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन शॉर्ट रिव्यू द अकाउंट, मतलब ये है कि इंडेफिनिट, आप 4 बार भी कर लो, 5 बार भी कर लो। बस उन्होंने ये अथॉरिटी दी थी कि पहला शॉर्ट रिव्यू वो ब्रांच हेड करेगा, उसके ऊपर रीजनल ऑफिस करेगा, फिर उसके बाद हेड ऑफिस करेगा, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो ये देखने वाली चीज है कि शॉर्ट रिव्यू किस पर, लेकिन आरबीआई ने एक ही चीज कही है कि देयर शुड बी ए जस्टिफिकेशन फॉर शॉर्ट रिव्यू। ऐसा नहीं कि सर आप एनपीए बचाने के लिए अपना शॉर्ट रिव्यू करेगा। कई बार हम लोगों ने देखा कि पूरे 7 साल अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ और 31 मार्च के आसपास उन्होंने जो है 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए उसको शॉर्ट रिव्यू कर लिया कि ताकि अकाउंट एनपीए ना, या कई बार तो ऐसे भी देखे गए हैं कि पार्टी की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, अकाउंट अंडर प्रोसेस भी नहीं है रिन्यूअल के, आपने सिस्टम में ही बहा दिया उसको सीधे 1 साल के लिए। ऐसा केस है तो सर वो अकाउंट एनपीए बनना ही बनना है। लेकिन अगर प्रॉपर्ली जस्टिफाइड है कि हाँ भाई पेपर पार्टी ने दे दिया, अंडर प्रोसेस है, या उसने अपनी एप्लीकेशन दी है कि अभी मेरे ऑडिट बैलेंस शीट नहीं दी है, मुझे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए, अगर ऐसा है जस्टिफिकेशन है, देन वी कैन कंसिडर और उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज और भी देख लीजिएगा कि अकाउंट में ऑपरेशन कैसा है, मतलब रिन्यूअल और रिव्यू तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जैसे हम पीछे एक जगह देख रहे थे कि 5 करोड़ की लिमिट थी, पार्टी पूरे अकाउंट साल भर कोई ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ इंटरेस्ट सर्व हो रहा था, 4 साल से अकाउंट शॉर्ट रिव्यू हो रहा था। 4 साल पहले अकाउंट जो है सैंक्शन हुआ था और तब से 1 साल के बाद से वो रिन्यूअल नहीं हुआ उसके अंदर। पार्टी ने अपने 3 साल से बैलेंस शीट नहीं दी, जीएसटी रिटर्न नहीं दी, पार्टी के अकाउंट के अंदर टर्नओवर कुछ नहीं थी, 5 करोड़ की लिमिट के अगेंस्ट टोटल 77 लाख रुपए की टर्नओवर थी। और स्टॉक ऑडिटर ने जाके जब विजिट किया तो कह रहा है कि यहाँ पे स्टॉक हमारे को। तो ये कई चीजें हैं जो कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स बता रही है, खाली रिन्यूअल का नहीं है, इसका मतलब है कि अकाउंट में प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में तो एनपीए बनना बनता ही है, जस्टिफाइड, यही है चीज सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अकेश सर ने बताया कि अगर अकाउंट शॉर्ट रिव्यू हो गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर अगर रिन्यू नहीं हो रहा है टाइमली, जो लिमिट्स है वो लिमिट्स अगर रिन्यू नहीं हो रही है 12 मंथ से भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है रिव्यू के लिए ड्यूरिंग द ईयर एनी पीरियड ऑफ टाइम, कभी भी लगता है कि 12 मंथ से ज्यादा ड्यू है रिन्यूअल के लिए शॉर्ट रिव्यू होने के बाद भी, तो अगर और अकाउंट में प्रॉब्लम अगर हमको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस अकाउंट को आप एनपी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनपी उसी डेट को आइडेंटिफाई होगा जिस दिन अकाउंट 12 मंथ से ज्यादा ड्यू हो गया रिन्यूअल की। आई थिंक अनिल जी आपके क्वेश्चन का रिवर्ट आपको मिल गया होगा। थैंक यू अभिषेक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो केसीसी में सबवेंशन आता है इंटरेस्ट के ऊपर, तो इज इट एनी फॉर्मूला कि हम इस फॉर्मूले से उसको रिकॉग्नाइज कर लें कि ये बहुत सारा अमाउंट होता है, इतना अमाउंट, तो सर उसका कोई ऐसा कोई है उसका कि हम उसको हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो सबवेंशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो ऐसी कमांड हो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसा? देखिए इसका क्या है कि ज्यादातर बैंक्स के अंदर जो है सिस्टम जनरेटेड इंटरेस्ट सबवेंशन निकलता है। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो ये बड़ा हार्ड है कि सारे के सारे इतने इतने केसीसी हैं, टाइमली रिपेमेंट का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, फिर उसकी मैनुअल कैलकुलेशन करना, तो जहां तक मुझे लगता है मैंने 1-2 जगह देखा कि वो सिस्टम जनरेटेड होता है, लेकिन आपको ये देखना है उसके अंदर जो टाइमली उसका जो रिपेमेंट का जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है वो एक्चुअल में टाइमली रिपेमेंट है नहीं। आप टेस्ट चेक कर लीजिए, आप उसकी जो है जो सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट है उसमें से सपोज आपने 10-20-50 अकाउंट देख लिए कि वो प्रॉपर कैलकुलेट हो रहे नहीं हो रहे, पहली बात तो इंटरेस्ट सबवेंशन। दूसरे आप ये देख लीजिए कि क्या जो इंटरेस्ट सबवेंशन पार्टीज एक्चुअल में एलिजिबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अकाउंट में जैसे वो उल्टा पलटने वाला काम हो रहा है, अगर वैसा है, या कहीं उस अकाउंट को पहले वाले को एडजस्ट करके जो है दूसरा अकाउंट दिया जा रहा है, वाकई वो जो अकाउंट होल्डर है वो एलिजिबल है या नहीं है, टू फेयर मीन, तभी आप उस अकाउंट को जो है मांगिए, अदरवाइज आप पर इंटरेस्ट सबवेंशन का जहाँ तक मेरा ये। ठीक है सर, ठीक है। सर एक हमारे एक बार अनिल जी एक मिनट, अनिल जी एक मिनट। हाँ अकेश जी, इसी के साथ मेरी एक क्वेरी और लिंक्ड है। सेम थिंग जो होती है वो एमएसएमई लोन्स के अंदर भी होती है। तो एमएसएमई लोन के अंदर 2% जो इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक देता है, उसमें स्टेटरी ऑडिटर के साइन करवाता है, तो वो ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो पर्टिकुलर जो यूनिट है जिसके लिए बैंक मांग रहा है वो एमएसएमई है या नहीं? उद्यम आजकल कंपल्सरी है सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन। पर उद्यम मतलब
वो तो एक सिंगल फाइल में निकाल के देखना पड़ेगा। और बैंक में इस तरह की बहुत सारी नहीं, देखिए वो तो आपको पहली बात तो आजकल आप ये मान के चलिए कि 99% अकाउंट्स एमएसएमई में कवर्ड है। जब से चेंज आ गया है 250 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर में है। लेकिन साथ में ये भी कंपलसरी है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप टेस्ट चेक कर सकते हैं। सपोज अगर 100 अकाउंट है, आप 10-20 अकाउंट देख के उसमें देखिए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लीजिए कि उसकी टर्नओवर कितनी है। 250 करोड़ तक की टर्नओवर है तो एमएसएमई है, लेकिन साथ में एमएसएमई क्लासिफाई करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन का ये तो वैसे एमएसएमई कितने अकाउंट होंगे आप देखिए जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन तो वैसे भी अब एमएसएमई के अंदर मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, क्योंकि वो तो नवंबर 2018 से लेके आई थिंक इट वाज अप टू 20 या कुछ ऐसी पीरियड था जब उसमें 2% का उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था अप टू लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीस। तो वो स्कीम आई डू नॉट नो बट आई थिंक इट हैज बीन स्टॉप्ड, अब वो एक्सटेंड नहीं है। तो ये देख लीजिएगा शायद इस बार आपको नहीं मिले वो इंटरेस्ट। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। हेमंत जी हैं, हेमंत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेमंत जी, मैंने आपको अनम्यूट का बोला है, एक बार आप अनम्यूट होके जो भी आपका क्वेरी है प्लीज आप पूछिए। यस हेमंत जी। हेमंत जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेमंत जी अनम्यूट तो आप हो गए हैं बट आवाज आ नहीं रही आपकी। चलो आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। हेमंत जी पूछेंगे सर आप क्वेरी। उनसे अगर वो सुन रहे हैं तो जो उनकी क्वेरी है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ हेमंत जी आप प्लीज चैट बॉक्स के अंदर डाल दें सो दैट हम स्पीकर से जो हमारे आज के एक्सपर्ट्स हैं इनसे पूछें। सर एक क्वेरी है, व्हाट इफ द पार्टी जीएसटी सेल and income tax data differs and other things are okay, but the projected statement are totally different and not justified. What should auditor do in this situation? अभिषेक जी, would you like to take up or should I? देखिए जीएसटी रिटर्न से मेरे ख्याल से आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन जीएसटी, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की टर्नओवर देखेंगे और जीएसटी की टर्नओवर देखेंगे तो आई थिंक इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि जीएसटी के अंदर आपका जो है कार्टेज वगैरह ये सब इंक्लूड हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे आप ये देख लीजिए पार्टी से जो है अगर कॉल करना चाहेंगे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, देखिए मेरे ख्याल से 2-4% का वेरिएशन तो जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ कार्टेज एंड सम अदर थिंग्स आल्सो इन जीएसटी, फर्स्ट थिंग। दूसरे जब आप प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्शंस के बेसिस पे ही जो है सारे लिमिट जो है सैंक्शन होते हैं। और आजकल तो क्या हो गया है एमएसएमई के केसेस में 20% ले लेते हैं हम लोग टोटल टर्नओवर का, अप टू 5 करोड़ रुपीस की टर्नओवर का 20% तो बैंक को अलाउ ही है कि टर्नओवर मेथड भी इसके अंदर है। अब प्रोजेक्शंस कितनी उन्होंने जस्टिफाइड की है, आपने एक्चुअल्स देखा पिछले साल सपोज आपने कोई अकाउंट दिया हुआ है लिमिट और उसने प्रोजेक्शन दिखाई है 5 करोड़ रुपए की, और एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि जब ऑडिटेड बैलेंस शीट आई तो उसमें एक्चुअल जो सेल्स है वो आई है सिर्फ 50 लाख की या 1 करोड़ रुपए की। अब इसका मतलब क्या है, उसको एक्सेस फंडिंग हो गई है पार्टी को, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी थी नहीं। इसमें आपको क्या देखना है कि अगर एक्सेस फंडिंग हो गई है तो वो पैसा गया कहाँ। काफी चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर किसी पार्टी को एक्सेस फंडिंग हो गई तो उसने सीसी का पैसा कहीं डाइवर्ट कर दिया। आपने अब बैलेंस शीट के अंदर देखा कि सपोज उसने दिखा रखा है एडवांसेस टू सप्लायर, और वो बहुत बड़ा अमाउंट जो कि नॉर्मल पहले कभी नहीं होता था और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आ गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पार्टी की लिमिट्स जस्टिफाइड नहीं थी, उसकी टर्नओवर जो उसने प्रोजेक्टेड दिखाई थी वो गलत दिखाई थी। बैंक्स ने उस टर्नओवर के जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर थी उसके बेसिस पे कॉल लेके उसको लिमिट दी, उसने उन फंड्स को डाइवर्ट कर दिया है और वो पैसा उसने कहीं पे ऐसे एसेट्स के अंदर पार कर दिया लाइक एडवांसेस टू सप्लायर या कुछ भी इस तरह का कोई हेड मिलता है। तो ये डेफिनेटली आपको देखना है कि कहीं फंड का डाइवर्जन तो नहीं है ऐसे केस में, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, ज्यादा वेरी है तो दैट मींस कि फंड्स हैव बीन डाइवर्टेड। ये देखिए ठीक है, ठीक है, थैंक्स। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अभिषेक जी अब आपसे क्वेरी ये है कि जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है समथिंग, जो कि एक्सपोर्टर है क्या किसी ब्रांच में कोई गए हैं कोई एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट क्रेडिट ले रखी है, जैसे पीएनबी का भी एक स्कैम था वो कुछ है, तो वहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देखने हैं और क्या चीज हमें चेक करनी है, क्योंकि मेंबर्स का पहले से फर्स्ट टाइम वो लोग चेक करने जा रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या चीज वो देखें और हाउ टू दे वेरीफाई की जो चीजें हैं वहाँ पे या जो लेटर ऑफ गारंटी इशू है वो सब ठीक है और सिस्टम से उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करना। इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा मैं, नंबर 1 तो जिस भी बैंक में एक्सपोर्ट लिमिट सैंक्शन करिए, जिस भी ब्रांच में एक्सपोर्ट लिमिट सैंक्शन करिए और हम लोग उस ब्रांच की ऑडिट कर रहे हैं
पर्टिकुलरली आपको देखना है कि आप कुछ भी एसएससी को सैंपल रैंडम बेसिस कोई भी कस्टमर इन्वेस्टमेंट लिमिट सेक्शन आप एक्सपोर्ट में जब भी बैंक सैंक्शन करता है तो सैंक्शन तो एक सेपरेट प्रोसेस होती है। बैंक डिसबर्स करता है आपके ऑर्डर्स के बेस पे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के बेस पे। हर मंथ या एज एंड व्हेन जब भी नीडेड होता है तो जो क्लाइंट होता है वो बैंक को एक्सपोर्ट ऑर्डर सबमिट करता है और एक प्रोसेस होती है, बैंक का एक सेट फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में फिल करता है इन्फॉर्मेशन कि इतने एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे पास में है, तो इतना % बैंक से उनको डिसबर्समेंट चाहिए होता है उस पीसी लिमिट का, पैक एंड क्रेडिट लिमिट का, बिफोर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट पीएसडीएल लिमिट का। तो आप जब फाइल देखोगे, उस कस्टमर की फाइल देखोगे, तो साल भर में बहुत सारे ऐसे बैंक से डिस्बर्समेंट की रिक्वेस्ट आपको मिलेगी जिसमें क्लाइंट ने बैंक से रिक्वेस्ट करी है डिस्बर्समेंट की और साथ में कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की कॉपी साथ में लगाई डिस्बर्समेंट की। तो पर्टिकुलरली आप वो एग्जामिन करो उस क्लाइंट कस्टमर की बैलेंस शीट मंगा के या उसके सेल्स लेजर मंगा के कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर उन्होंने बैंक में लगाए हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में फंडिंग चाहिए, उनको पैकिंग क्रेडिट चाहिए, क्या वो एक्सपोर्ट ऑर्डर आगे जाके एग्जीक्यूट भी हुए हैं या केवल बैंक से फंडिंग लेने के लिए, जहाँ एक रनिंग अकाउंट पीसी फैसिलिटी अगर है, बैंक ने रनिंग अकाउंट पीसी फैसिलिटी आपको सैंक्शन कर रखा है जिसमें 1-to-1 पीसी का डिसबर्समेंट और 1-to-1 पीसी का कंप्लीशन मैंडेटरी नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? आप पीसी अकाउंट जो चल रहा है, पैसा पीसी अकाउंट में आ रहा है, वो पीसी अकाउंट में 1-to-1 इनवॉइस से कोऑर्डिनेशन, उसका कोरिलेशन नहीं है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। पैसा आगे एक्सपोर्ट सेल का, उससे जो पीसी अकाउंट चल रहा था वो आपने रिडीम कर दिया, पीसी अकाउंट का बैलेंस कम आ गया। तो बहुत सारे लोग इस तरह से बेनिफिट उठाते हैं, बैंक को फेक एक्सपोर्ट ऑर्डर लगा देते हैं, फेक एक्सपोर्ट ऑर्डर के बेस पे बैंक से पैकिंग क्रेडिट लिमिट को डिसबर्स करा लेते हैं। तो डिसबर्स कराने के बाद उसका पैसा यूज कर लेते हैं जो ऐसा हो जाता है। तो आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वास्तव में पैकिंग क्रेडिट अकाउंट का जो यूज किया है एक्सपोर्ट ऑर्डर लगाने के बाद में वो सही यूज किया है, और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बैंक में लगाए हैं उन्होंने साल भर में 10 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 100 ऑर्डर, उन ऑर्डर को आप रैंडमली उस अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट से उस क्लाइंट के आप वेरीफाई कर लें कि ये वास्तव में एक्सपोर्ट हुआ है भी नहीं हुआ। बहुत केसेस में आपको मिलेगा एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, केवल एक्सपोर्ट ऑर्डर ही लगे। नंबर 1, एक तो आपको ये वेरीफाई करना है। अगर वो एक्सपोर्ट ऑर्डर लगा दिए और उस एक्सपोर्ट नहीं किया, फिर भी पीसी विड्रॉल कर लिया, तो मेरे हिसाब से तो ये एक केस बनता है जिसमें बैंक के मनी का मिस यूटिलाइजेशन हुआ है। इसको आप एक फ्रॉड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 2, कुछ केसेस में बैंक गारंटीज ऐसी होती है जो बैंक गारंटीज एग्जीक्यूट करते हैं एक्सपोर्टर्स कस्टम्स के साथ में या डीजीएफटी के साथ में। तो आपको एग्जामिन ही करना है कि जो बैंक गारंटी एग्जीक्यूट की है उनको बैंक कई बार रिन्यूअल तो बना कर देता है मैनुअली, पर क्या सिस्टम में वो रिन्यूअल हुआ है या नहीं हुआ, क्या केवल जो चार्जेस हमको मिलने चाहिए चार्जेस मिले या नहीं मिले। जैसे कई बार बैंक गारंटी, एक्सपोर्ट बैंक गारंटी, उसके लिए बैंक गारंटी में जो चार्जेस लगने थे वो चार्जेस कम लग गए, बैंक ने जो बेनिफिट एक्स्ट्रा दे दिया। सपोज बैंक ने 100% एफडीआर के अगेंस्ट में जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट दे दिया चार्जेस के अगेंस्ट में, जबकि वास्तव में वो एफडीआर 100% एफडीआर के अगेंस्ट में बैंक गारंटी नहीं बनाई थी, बैंक गारंटी लिमिट सैंक्शन करी थी, इसके अगेंस्ट में 10% या 15% मार्जिन था, और फिर भी बैंक ने चार्जेस वेव कर दिए। तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस एग्जामिन करने पड़ेंगे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में कि जहाँ वास्तव में कहीं ना कहीं बैंक ने फंड का मिस यूटिलाइजेशन अलाउ किया है या बैंक ने चार्जेस कम रिसीव किए। तो अनिल जी, मेरे हिसाब से जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैंक ऑडिट में जा रहे हैं और उनकी ब्रांच में कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट लिमिट्स है तो उनको देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट लिमिट्स का मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं है, पर्टिकुलरली उन केसेस में जहाँ 1-to-1 केसेस में पीसी का डिसबर्समेंट में रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दे रखी है। रनिंग अकाउंट में 1-to-1 कोरिलेशन, एक एक्सपोर्ट इनवॉइस का पेमेंट रिलीज होने से लेके पेमेंट आने तक 1-to-1 इनवॉइस से कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो आपको पर्टिकुलरली अनिल जी वहाँ देखना पड़ेगा, और जहाँ रनिंग अकाउंट पीसी फैसिलिटी वहाँ आपको फ्रेंड्स ध्यान से उन अकाउंट्स को, उन ट्रांजेक्शंस को आपको एग्जामिन करना है। ओवर टू यू अनिल जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल है, व्हाट शुड द ट्रीटमेंट इफ प्रोविजन इज नॉट पेड बाय द मेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, वेदर वी शुड मार्क अभी एमओसी? यस डेफिनेटली, आई थिंक। क्यों सर, कि अगर कोई प्रोविजन छूट गया है तो उसकी तो एमओसी बन जाएगी जब हम ऑडिट करेंगे उसके टाइम पे। एम आई राइट सर? कोई इसमें नहीं, प्रोविजन किस ईयर का? 2021 या 21-22? तो हाँ, 21-22 का सर। 2022 का अगर प्रोविजन नहीं हुआ है तो फिर आपको एमओसी में डालना ही डालना है सर इसको। और अच्छा, और अगर 2021 का वो प्राइर पीरियड एक्सपेंडिचर में जाएगा कैसे? नहीं सर, इसमें प्रोविजन जो है वैसे तो देखिए हेड ऑफिस लेवल पे ही होता है, जितने भी प्रोविजन होते हैं नॉर्मली हमें तो रिकमेंड करना है कि इसका इतना प्रोविजन बनता है।
फिर वो हेड ऑफिस अपने वहाँ अकाउंट फॉर करता है। ब्रांच लेवल पे जो है P&L को डेबिट नहीं करते प्रोविजन के लिए 99% जो मैंने अभी तक देखा है। तो वो तो सर आप सजेस्ट करते हैं कि इतना एडिशनल प्रोविजन बनता है, वो एमओसी के अंदर होता ही है लेकिन ब्रांच में इतना प्रोविजन किया, इतना आप सजेस्ट कर रहे हैं। अनिल जी, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सर। स्टेट गारंटीड अगर कोई अकाउंट्स हैं तो उसमें क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए चीजों का, तो स्पेशल? कुछ नहीं सर, स्टेट गारंटीड अकाउंट्स है तो वो आपकी सिक्योरिटी का पार्ट बनेंगे। पहली बात तो आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से सपोज हम कहते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, टेंजिबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, पीसी के अंदर स्टॉक, प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। गारंटी जो है वो टेंजिबल सिक्योरिटी में नहीं ली जाती और वो पार्ट सिक्योरिटी का नहीं होता नॉर्मल केस में। लेकिन अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी तो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से वो भी पार्ट ऑफ सिक्योरिटी है। तो अगर ब्रांच में जहाँ पे आप ऑडिट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी दे रखी है तो वो पार्ट ऑफ सिक्योरिटी बनेगा। आपको सिर्फ यही देखना है कि वहां पे कहीं पे उन्होंने अपनी गारंटी को विथड्रॉ ना कर दिया। तो एक बार आप जो जहाँ जिस भी अकाउंट में स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है वहां या तो आप मैनेजर से सर्टिफिकेट ले लीजिए कि ये अलाइव है और ये अभी तक विथड्रॉ नहीं की गई, और आप अपनी फाइल भी चेक कर सकते हैं सच कि वो अलाइव है या नहीं। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि कोई स्टेट गारंटी अकाउंट है और अकाउंट एनपीए हो गया, तो अगर अकाउंट एनपीए हो रहा है और कोई ब्रांच ये कहे कि ये तो गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट है, हम इसको एनपीए नहीं करेंगे, तो वो गलत है। क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स तो एनपीए नहीं होते, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स गारंटी, ठीक है ना? राइट सर, थैंक यू सर। सर क्वेरी है, in my case, a person taking a housing loan and at the time of inspection, we found that he is indulging in the commercial activities. What interest rate should be charged? And if we charge commercial rate of interest, then all interest in current year on some in prior period item. सर अगर कहीं कोई विजिट करी किसी चार्टेड ने और पता लगा वो हाउसिंग लोन और कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी वहाँ पे हो रही है, तो वो इंटरेस्ट रेट कब से चेंज करनी है सर? नहीं देखिए, पहले तो आपको आइडेंटिफाई खाली विजिट से नहीं बनेगा कि आपने कह दिया जी मैंने विजिट करी है वो कॉमर्शियल। अब एक सपोज कई प्रोफेशनल्स है, हाउसिंग लोन लिया, उन्होंने अपना ऑफिस भी खोल रखा है, वो आपको पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है वो। देखिए, अगर कोई अपने रेजिडेंशियल ऑफिस उसमें घर में कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो वो इलीगल काम कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे वो आप उसको कैसे, सपोज आज आपने कहा जी ये कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा था और मैं तो इसके ऊपर कॉमर्शियल इंटरेस्ट डालूंगा, और कल जो है बैंक जाता है दूसरा विजिट करता है और देखता है वहां पे तो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है ही नहीं, वहां तो आदमी रह रहा है, तो एक ये डिस्प्यूट होगा हमेशा। पहले आप उसको एस्टेब्लिश कैसे करेंगे कि वो कॉमर्शियल कर रहा है। अगर वो घर से सपोज कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, वो ऑथराइज नहीं है, आप अपना जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या तो ऑन द स्पॉट लें कि हाँ वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, वो ऑथराइज नहीं है, और उसके बाद फिर आप ये आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गई। कल तो अगर आप कोई बैंक विजिट कराता है और देखता है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी है ही नहीं वहाँ पे, वो तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो वो फिर आपके ऊपर बात आ जाएगी कि आप कैसे कह रहे हैं। हाँ, ये अगर आपने देख लिया कि वो कमर्शियल कर रहा है, हो सकता है उसका जो है कहीं पे कुछ पोर्शन ऐसा आ रहा हो घर का, जैसे कई जगह ऑथराइज कर देते हैं कि आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, वो कर भी रहा है अपना। ठीक है, थैंक यू सर। अगला सवाल अभिषेक इसमें जी आपसे। अनिल जी, इसमें मेरा थोड़ा सबमिशन है। जो कई जगह अपन देखते हैं कि जैसे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो हॉस्पिटल बना लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये प्योर कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी उस कंडीशन के अंदर, फिर हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? वो तो फिर कॉमर्शियल इंटरेस्ट ही चार्ज होगा सर, बिल्कुल। और कब से होगा, अब ये आपको कब से पता चलेगा कि ये कॉमर्शियल कब से है? आप तो अभी आज की डेट में ही चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट उससे कॉमर्शियल, तो फिर आप उसको प्राइवेट पीरियड में ना करके करंट ईयर की इनकम में डाल लें। सर दूसरा एक चीज और आती है सामने, जैसे कई जो अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो प्लॉटिंग करती है, प्लॉटिंग करने के बाद वो क्या करती है, कंडीशन उसके अंदर डालती है कि 5 साल के अंदर आपको प्लॉट को बनाना है या 3 साल बनाना है। अब कई जगह हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ वो लैंड के लिए लोन रखा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में भी कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? नहीं सर, उसमें क्या है, गवर्नमेंट ज्यादातर बैंक के अंदर क्या है 1.5 या 2 साल का टाइम देते हैं। सपोज आपने कोई, पहली बात तो बैंक प्लॉट के लिए कभी नहीं देता, वो हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूर दे देगा जिसमें प्लॉट की कॉस्ट भी आ जाएगी। चाहे आपकी मैं मुझे प्लॉट के लिए दो, वो नहीं देगा, वो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए दे देगा ऑन ए
प्लॉट के परचेज के ऊपर भी और उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी। ऐसे केस में नॉर्मली आप देखेंगे कि वो 1.5-2 साल का टाइम देता है कि आप 2 साल के अंदर अंदर घर बना ले, नहीं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे टाइम उसमें देखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिर वो हायर साइड पे रहेगा। तो ये है, लेकिन आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट होते हैं, जो यहाँ पे बिल्डर के हाथ में सारी चीज बनाना है, आपके हाथ में नहीं है, तो ऐसे केस में फिर वो ये एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि आप तो फ्लैट खरीद रहे हैं, बाकी तो वो बिल्डर बना रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस थोड़ी सी फर्क है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये सवाल अभिषेक जी आपसे कि अगर कोई बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनकी विजिट, जैसे ये तो हाउसिंग लोन हो गया और सीसी अकाउंट है, कोई ओडी अकाउंट है, उसमें हमें विजिट करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए एज ऑडिटर? अनिल जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आप विजिट जरूर करें। किसी भी ब्रांच के जो बड़े अकाउंट्स आप आइडेंटिफाई कर लें, 2-3-4 बड़े अकाउंट विजिट जरूर करें आइडेंटिफाई करके रैंडमली। बट मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये रहती है कि आप ब्रांच के जो ऑफिशियल पर्सन है, मे बी ब्रांच मैनेजर या ब्रांच का जो एडवांसेस का इंचार्ज है, उनको आप साथ लेके जाके विजिट करें। कभी भी आप क्लाइंट के विजिट में जावें, आप अकेले नहीं जावें कि हम लोग सरप्राइज विजिट कर लें या हम लोग सैंपल चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने पास्ट में ऐसे देखे हैं जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या उनकी फर्म का रिप्रेजेंटेटिव किसी भी क्लाइंट या कस्टमर के विजिट पे चलेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट, और बाद में किसी भी काम से अगर आपने किसी भी कारण से उसके अकाउंट को अगर आपने एनपीए कर दिया, अकाउंट खराब था, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला, तो बाद में वो जो क्लाइंट है, वो कस्टमर है, वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर आक्षेप लगाने लग जाता है कि साहब सीए साहब मेरे ऑफिस में आए और उल्टी सीधी बातचीत करी। तो मैं इस मंच से केवल आपको ये कहना चाहूंगा अनिल जी कि हमारा राइट है और सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैंक जाना चाहिए, बैंक के कस्टमर को विजिट करना चाहिए, बड़े कस्टमर को विजिट करना चाहिए। बट मेरी रिक्वेस्ट हमेशा इतनी रहती है कि आप बैंक के जो ऑथराइज पर्सन है, जो भी मैनेजर बैंक का है, असिस्टेंट मैनेजर है, उनको आप साथ लेकर जाके विजिट करें। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विजिट आपको ये देखना है पर्टिकुलरली उस क्लाइंट के जाके कि वास्तव में वो कंपनी या फर्म जो भी है प्रोडक्शन में है या अगर ट्रेडर है तो वास्तव में स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है, कस्टमर भी आ रहे हैं, फुटफॉल है, कुछ इनवॉइसेस आप रैंडमली देख सकते हैं, कस्टमर के अकाउंट्स आप रैंडमली देख सकते हैं, क्योंकि जब भी बैंक सैंक्शन करती है, आप देखेंगे सैंक्शन में टर्म्स कंडीशन रहती है कि बैंक के ऑफिशियल से बैंक का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कभी भी उस कस्टमर के यहाँ पे विजिट कर सकता है, और जो क्लाइंट है वो सैंक्शन लेटर पर साइन करता है। तो बैंक के पास पूरी अथॉरिटी है, बैंक और बैंक के ऑथराइज पर्सन के पास में, कि कस्टमर को जिसको लैंड किया उसके यहाँ विजिट करना। आप विजिट करें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें उसके एंड पे, पर प्लीज बैंक ऑफिशियल को आप साथ में लेके जाकर विजिट। थैंक यू सर। सर, एक क्वेरी है दीपा जी की। दीपा जी पूछते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट्स जब सबमिट हुआ तो स्टॉक स्टेटमेंट में जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स को कंसीडर नहीं, मतलब जब डीपी कैलकुलेशन हुई तो डीपी में दे आर नॉट कंसीडर द क्रेडिटर्स, और जबकि क्रेडिटर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा आ रहा था। और इन केस में डीपी से स्टॉक के हिसाब से निकल गई, तो नाउ अब मतलब उसको कैसे क्या करना है? देखिए, अगर क्रेडिटर्स को नहीं ले रहे हैं स्टॉक स्टेटमेंट में, तो फिर इसका मतलब है कि आप डीपी ज्यादा ले रहे हैं, जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है उससे ज्यादा। अब आप ये देख लीजिए कि क्या ये रेगुलर फीचर है, सपोज 3-4-5 महीने के आपने स्टॉक स्टेटमेंट देखे तो किसी में भी क्रेडिटर्स नहीं है और आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या है कि आपका जो डीपी है वो अगर आप कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपने 3-4 महीने पुराने के स्टॉक स्टेटमेंट निकाले और पार्टी से कॉल किया और क्रेडिटर्स की फिगर आपने उसमें से लेस करी और आप देख रहे हैं कि इसकी डीपी बनी नहीं रही और बैलेंस जो है डीपी से कंटिन्यूअसली एक्सीड कर रहा है, तो अकाउंट। लेकिन एक चीज देख लीजिएगा, बैंकों में डीपी निकालने के अलग अलग मेथड हैं। हो सकता है कोई बैंक ऐसा हो, लाइक स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया है, वो लोग सैंक्शन लेटर में दे देते हैं कि इतने लेवल तक के क्रेडिटर्स हम जो है डीपी में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर सपोज कोई ऐसा केस है तो वो बेनिफिट हमें पार्टी को देगा। थैंक यू सर। ठीक है सर। हाँ सर, क्वेरी है, कैन जीसीएल कोविड लोन गिवन बाय बैंक is used by the client for closure of their FITL loan and serve the interest which is not served in CC account from last 3 months? देखिए तो ये वैसे ये मैं समझ गया सर। जीसीएल का लोन के अंदर आपको क्या है सर, ये गवर्नमेंट गारंटीड लोन है और उसके अंदर उसका पर्पस जो है सिर्फ एक ही है, इट विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। एक अंडरटेकिंग बैंक लेता है, एंड यूज इसके अंदर ऑलमोस्ट नील है देखा जाए तो, कि आपको इंश्योर करना ही नहीं, आपको सिर्फ एक अंडरटेकिंग लेनी है पार्टी से कि दीज फंड्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। हाँ, ये डेफिनेट है कि जीसीएल लोन जब दिया जाता है तो बैंक ये देखता है कि उसके कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने वेजेस हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग कंसिडर्ड। लेकिन इसके बारे में जो नॉर्म्स हैं वो बड़े ही रिलैक्स हैं। तो ऐसा भी है कि कई बार अपने ओवरड्यूज को उन्होंने एडजस्ट किया है,
कईयों ने अपने हाई कॉस्ट डिपॉजिट को एडजस्ट किया है इससे, क्योंकि इसके अंदर 4.5% के ब्याज पे पैसा मिल जाता है। तो अगर ऐसा है तो देखिए हमें लेवरेज देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स में इस तरह का है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और दो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि एक अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है टू एडजस्ट एन अर्लियर ओल्ड ओवरड्यू, लेकिन हमारा ऑडिटर का हाथ इसमें खटा हुआ। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द बैंक्स। ओके, थैंक यू सर। अभिषेक जी, आपसे ये क्वेरी है कि fraud cases are detected by the branch in home loans and reported to concerned authority and account is already NPA. So what is our duty in such cases? So during the audit कोई हमारा branch ने कोई fraud case पकड़ा home loans में and report concerned authority को ही कर दिया, account NPA में चल रहा है, तो as a auditor हमें भी कहीं report करना है उस चीज को? जी अनिल जी, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो फ्रॉड केस रिपोर्ट किया उसमें कोई रिकवरी निकाली है क्या, कि इतनी रिकवरी किस कंसर्न पर्सन से, जिस पर्सन ने फ्रॉड किया था उससे कोई रिकवरी अगर ड्यू है तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो रिकवरी रिसीव्ड हुई है क्या वो आरबीआई को रिपोर्ट हुआ है फ्रॉड केस, या बैंक की हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट हुआ है। आपको लगता है कि वो केस अगर केवल बैंक की हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट हुआ है, वो भी केवल एक लिमिटेड हायर अथॉरिटी को, मे बी रीजनल मैनेजर और मे बी जोनल मैनेजर, और आगे नहीं गया, आपको उस केस की पूरी फाइल्स देखनी पड़ेगी। आपको लगता है अगर केस आरबीआई को रिपोर्ट नहीं हुआ तो एज ए ऑडिटर यू शुड रिपोर्ट दिस केस टू द आरबीआई, ताकि फ्रॉड सामने। और नंबर सेकेंडली, वो रिकवरी अगर उस केस में निकाली है तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा रिकवरी रिसीव हुई है नहीं हुई है, और उसके बारे में भी आपको एलएफएआर में कमेंट देना पड़ेगा। अकाउंट ऑलरेडी एनपीए है ही, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है उस अकाउंट को एनपीए करने की, पर आपको एलएफएआर में स्ट्रॉन्ग कमेंट उस अकाउंट के बारे में देने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली रिपोर्टिंग टू आरबीआई और रिकवरी फ्रॉम दैट अकाउंट। अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूं। जी सर। फ्रॉड रिपोर्टेड होता है कोई भी अकाउंट, तो पहले तो वो अकाउंट एनपीए है, तो एनपीए तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रोविजनिंग फर्क हो जाती है, क्योंकि अगर फ्रॉड अकाउंट है तो 100% प्रोविजन करना है, भले ही उन्होंने इसको सब स्टैंडर्ड में दिखा रखा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब स्टैंडर्ड में सिक्योरिटी 15% पे तो है अगर सिक्योर्ड है, और अनसिक्योर्ड है 25% है। लेकिन आरबीआई की नॉर्म्स के हिसाब से डायरेक्ट ये है कि अगर कोई भी अकाउंट फ्रॉड होता है, भले ही उसमें कितनी सिक्योरिटी हो, चाहे वो सब स्टैंडर्ड हो या डाउटफुल हो, कुछ भी हो, 100% प्रोविजन जरूर कराना है। तो ये आपका एमओसी का पार्ट बनेगा और उन्होंने प्रोविजन कब करा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर कह रही है, sir, on becoming NPA, the unrealized interest is recorded by the CBS separately. Now on recovery, in many cases, the recovery exceeds the outstanding. Bank said the excess amount is URI. Do we have any option to cross check the URI recovered along with outstanding? देखिए, इसमें क्या है कि आपको एनपीए का लिस्ट लेनी है। जब आप ऑडिट शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चनेयर बैंक को भेजना है, ब्रांच को। उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन से अकाउंट ऐसे थे जो पिछले साल एनपीए थे जिसमें इस साल रिकवरी हुई, या कौन से अकाउंट ऐसे थे जो कि इस साल एनपीए में है और उनमें क्या रिकवरी हुई है। अब आरबीआई नॉर्म्स क्या बोलते हैं डायरेक्ट कि जब भी अकाउंट एनपीए होता है तो उसको अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है, वो देखिए वो बैंक की बैलेंस शीट के अंदर जाता है, वो इनकम में बुक नहीं होता। अब रिकवरी आई तो क्या होगा कि आप इंटरेस्ट सस्पेंस या जो भी है अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट का हेड है उसको डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो उसका ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिकवरी, अगर रिकवरी ज्यादा आई है, सपोज अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट कम है, सपोज अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट में उस पार्टी का अमाउंट पड़ा हुआ था 1 लाख रुपए, रिकवरी आई 1,10,000 रुपए, तो जो 10,000 रुपए है वो जाएगा प्रिंसिपल की तरफ, क्योंकि बैंक की पॉलिसी क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट रिकवर होगा, सर्विस चार्जेस रिकवर होंगे जो कि अनरियलाइज्ड थे, और थर्डली जो है वो फिर प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो जो भी एक्सेस होगा वो टुवर्ड्स प्रिंसिपल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। अभिषेक जी, आपसे एक क्वेरी कि लास्ट में जो विंडो ड्रेसिंग होती है, लास्ट के अंदर कुछ कैश डिपॉजिट की होती है, समथिंग कुछ एंट्रीज भी हो जाती है करंट अकाउंट से, मतलब कासा का बैलेंस बढ़ जाता है, ओडी से कासा में चला गया, फिर 2-4 दिन वापस चला गया विंडो ड्रेसिंग का, तो उसका कुछ वेरिफिकेशन या सर उसका कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट कहाँ क्या चीजें उसमें मैं देखनी पड़ेगी? जी 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 अनिल जी, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 तो कि जो आपने बात करी कैश डिपॉजिट की, जनरली हमको देखने को ऐसा मिलता है ब्रांच में कि जो केसीसी अकाउंट पर्टिकुलरली होते हैं, अदर देन केसीसी भी आल्सो समटाइम्स, कि 31 मार्च को ब्रांच में कैश डिपॉजिट होता है अकाउंट्स में। और कैश डिपॉजिट करने का मेन रीजन ये रहता है कि अकाउंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं जाए, अकाउंट एनपी नहीं हो। कोई अकाउंट अगर आउट ऑफ ऑर्डर भी है तो वो अकाउंट एनपी के परव्यू से बाहर आ जाए।
तो आपको देखना ये है कि फ्रेंड्स एज ए ऑडिटर की जो कैश डिपॉजिट के वाउचर्स आपको मिलेंगे, कैश डिपॉजिट अकाउंट में आप उनके वाउचर्स निकला उस डेट को, उस वाउचर में क्या करेंसी की डिटेल है या केवल जस्ट वो एक एंट्री करी है कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दिखा दिया है, इसको हम अल्टा पल्टा बोलते हैं। तो अगर कैश डिपॉजिट किया है तो उस वाउचर में नोट का डिटेल रहता है, किस डिनोमिनेशन में कितनी कितनी करेंसी आपने जमा कराई है, तो उस वाउचर में क्या वो फीड कर रखा है कि 500 का नोट्स इतने हैं, 2000 का नोट्स इतने, 100 का नोट्स इतने, क्या डिपॉजिट का डिटेल है। नंबर 1, डिपॉजिट का डिटेल अगर नहीं है तो आप बाकी डेट्स के वाउचर निकाल के देखें कैश के, क्या बाकी में डिटेल है, तो आपको 100% बाकी वाउचर का डिटेल मिलेगा। जिस अकाउंट में एक्चुअल में कैश जमा नहीं हुआ है वहाँ केवल एक डमी वाउचर आपको मिलेगा जब कैश डिपॉजिट लिखा है और फिर कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद उसका कैश विड्रॉल दिखा दिया गया, अल्टा पल्टी करने के। नंबर 1। नंबर 2, आपको देखना पड़ा है कि बहुत सारे जो बैंक हैं वो कैश डिपॉजिट चार्जेस चार्ज करते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कैश बैंक में जमा कराया है आपने साल भर के अंदर या एट ए टाइम, तो वो आपसे चार्जेस लेंगे। तो क्या वो जो कैश डिपॉजिट बुक्स में दिखा रहा है, क्या उस कैश डिपॉजिट पे चार्जेस अगर लगते हैं तो क्या चार्जेस ब्रांच से रिकवर किए हैं। ये दो एक ऐसे इंडिकेटर हैं, अगर ना तो वो नोट का डिटेल उस वाउचर में मेंशन्ड है, ना बैंक ने, ब्रांच ने वो चार्जेस रिकवर किए उस पर्टिकुलर कैश डिपॉजिट पे, जबकि लगने चाहिए थे बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो दो ऐसा प्रूव है जिसको लेकर आप ये प्रूव कर सकते हो कि वास्तव में ये कैश डिपॉजिट हुआ ही नहीं है और केवल अल्टा पल्टी करने के लिए डमी कैश डिपॉजिट दिखा है। उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। आप जस्टिफाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप फ्रॉड भी रिपोर्ट कर सकते हो। जनरली प्रैक्टिकल केसेस में ब्रांच मैनेजर खुद हमको कहते हैं कि साहब कैश डिपॉजिट का वाउचर बनाया और कैश विड्रॉल बना दिया अल्टा पल्टी करने के लिए। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो उसको आप फ्रॉड भी रिपोर्ट कर सकते हो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात करी करंट अकाउंट की, तो आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि करंट अकाउंट में कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट टाइम पे डिपॉजिट करा दिया या किसी और अकाउंट से ट्रांसफर करा दिया, 29 मार्च को ट्रांसफर हो गया, 30 मार्च को ट्रांसफर हो गया, तो उन अकाउंट की आप आगे का डिटेल भी देखें कि क्या जो ट्रांसफर हुआ है वो 2 अप्रैल को या जो नेक्स्ट वर्किंग डे था 4 अप्रैल को, क्या वो पैसा वापस चले गया है, क्या अकाउंट अप्रैल 1 वीक वापस आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। अगर ये ऐसा केस है कि अकाउंट 1 अप्रैल में वापस पैसा चले गया है तो आप ये मान के चलिए कि 31 मार्च को उस अकाउंट को एनपीए से बाहर निकालने के लिए केवल कुछ डमी एंट्रीज किसी सिस्टर कंसर्न के अकाउंट से, किसी और अकाउंट से करी थी जो अप्रैल 1 वीक में वापस चली गई है। तो ऐसे अकाउंट को 100% आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। आपको लगता है कि अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो 31 मार्च को आप ऐसे अकाउंट को एनपीए भी डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। नंबर 3, आपको एक ऐसी चीज देखनी पड़ेगी जहां 31 मार्च को अकाउंट को एनपीए से बचाने के लिए कुछ सस्पेंस की एंट्री भी कुछ अकाउंट्स में कई बार देखने को मिलती है। जब बैंक के इंटरनल कुछ अकाउंट्स होते हैं वहां से एक ट्रांसफर मार दिया जाता है और अप्रैल 1 वीक में ट्रांसफर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वास्तव में कोई पैसा ना बैंक में आया ना कोई पैसा बैंक में गया। उस केसेस में भी आप अकाउंट को 31 मार्च को आपको देखना पड़ेगा, आप अकाउंट को एनपी कर सकते हैं। और लास्ट केस में आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमेशा डिस्कशन चलता है कि वन अकाउंट इज एनपीए देन ऑल अकाउंट इज एनपीए। किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, किसी भी इंडिविजुअल का अगर एक अकाउंट एनपीए हो गया है तो उस पर्टिकुलर कोड से लगने वाले जितने भी अकाउंट हैं उस सारे अकाउंट को आपको एनपीए करना जरूरी है। अगर सिस्टम ने एनपीए नहीं किया है तो फिर एज ए ऑडिटर आपको 31 मार्च को वो सारे अकाउंट्स को एनपीए करना। थैंक यू सर। आखिर सर आपसे एक क्वेरी है, एफडी अगेंस्ट लोन एंड बैंक के पास एफडी है 6 लाख की एंड लोन लिया है क्लाइंट ने 2 लाख का, बट क्लाइंट ने 12 मंथ का इंटरेस्ट सर्व नहीं किया, दिस अकाउंट विल बी एनपीए। नहीं, देखिए लोन अगेंस्ट एफडी है तो वो एनपीए नहीं होगा अगर एफडीआर की वैल्यू जो है वो आउटस्टैंडिंग से ज्यादा है एज ऑन द डेट ऑफ द बैंक, एंड दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन एफडीआर आल्सो। तो भले ही उसने कोई पैसा ऐसे लोन में जमा नहीं कराया, लेकिन आप 31 मार्च को देख रहे हैं कि उसकी आउटस्टैंडिंग से ज्यादा उसकी एक्रूड वैल्यू है एफडीआर की, तो अकाउंट एनपीए, ये एग्जाम्पल। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेरी है कि केसीसी अकाउंट के अंदर इन केसीसी a person transfer an amount to another account for ultimately then reverse it, that accounts are NPA? डेफिनेटली, क्योंकि उसमें अपने सोर्स से पैसा नहीं हुआ। अगर ये देखिए, एक तो ये होता है कि जैसे अल्टा पल्टी और ये कैश डिपॉजिट करके ये फर्जी एंट्री है, वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर यहाँ पे उसने अपने सिंपली ये ट्रांसफर करके कर दिया कि उठा के, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि उसने पुराने अकाउंट को एडजस्ट किया और नया अकाउंट खोल दिया। दिस अकाउंट विल बी एनपी। थैंक यू सर। अभिषेक जी क्वेरी आपके लिए कि जस्ट क्वेरी रिसीव हुई है और उसमें बोला कि सर वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम फॉर ऑडिट, फर्स्ट टाइम ऑडिट पे जा रहे हैं, हमारा आई थिंक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फर्स्ट टाइम ऑडिट पे जा रहे हैं, तो हाउ टू स्टार्ट ऑडिट एंड क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें चेक करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें मांगने हैं? ये नहीं, जितने भी यंगस्टर्स रहते हैं हर साल
यंगस्टर्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग फर्स्ट टाइम ऑडिट पे जा रहे हैं, ब्रांच अलॉटमेंट हो गया है, ब्रांच हमको मिल गई है, अब हमको करना क्या है सर ऑडिट पे जाके, स्टार्ट कैसे करें सर और सम अप कैसे करें, एंड कैसे करें। तो फ्रेंड्स मैं आपसे केवल इतना शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। अपने इंस्टीट्यूट का भी जो बैंक ब्रांच ऑडिट का गाइडेंस नोट है, मैनुअल है, उसमें कंप्रहेंसिव चेकलिस्ट है। उस कंप्रहेंसिव चेकलिस्ट से आप अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं सेलेक्ट करके, जिसमें अपने आप 15-20 पॉइंट आप बना सकते हैं जो जो आपको डॉक्यूमेंट बैंक से मांगने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। बैंक के प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट्स है, कुछ लेजर्स है, एनपी अकाउंट्स है, कुछ नॉन ऑपरेटिव अकाउंट्स है, कुछ पीएनपी अकाउंट्स है, पर्टिकुलर डेट्स को पीएनपी अकाउंट्स है, कुछ फ्रॉड अगर साल भर में हुआ है वैसे अकाउंट्स है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स रिलेटेड कुछ अकाउंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, या कुछ बैंक के टॉप 5 अकाउंट्स है, टॉप 10 अकाउंट्स है, उनकी आप लिस्ट बैंक से बांध सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी में आप एक्सेल फॉर्मेट में बैंक का डेटा, सीसी, ओडी, टर्म लोन जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को या किसी पर्टिकुलर डेट को, वो आप बैंक से मांग सकते हैं, ताकि एक्सेल में आप अपने सिस्टम पे उसको लेने के बाद आप अपनी स्क्रूटनी कर सको, आप अपने फार्मूलेज और चेक लगा के आप आइडेंटिफाई कर सको कौन कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको आपको ज्यादा हाईलाइट करना है, जो 3 महीने से ज्यादा जिसमें सीसी ओडी में लिमिट आउटस्टैंडिंग है, 3 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है, वो आप देख सकते हो। सब सॉफ्टवेयर में चेक लगा के एक्सेल में आप वर्किंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चेकलिस्ट है। डिटेल ऐसा है अनिल जी, जो एक नया फ्रेश सीए जो बैंक में जा रहा है उसको बैंक में जाने से पहले ही इमीडिएटली चेकलिस्ट, सेलेक्टिव चेकलिस्ट अपनी बैंक को मेल कर देनी चाहिए, नंबर 1। उसके बाद जैसे जैसे बैंक जो पर्सन है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं उनको चेकलिस्ट रिलेटेड टिक करें, फिर डॉक्यूमेंट पेंडिंग है आप बैंक को रिमाइंडर भेजें। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भी आप रिमाइंडर भेज सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ये पेंडिंग है। अदरवाइज होता क्या है कि जब 2-3 दिन आपने ऑडिट कर ली उसके बाद बैंक से प्रेशर आता है, सब जल्दी ऑडिट क्लोज करो, बाकी सबने दे दी, केवल आप ही ने नहीं दी। बैंक का एक परमानेंट सिस्टम रहता है, हमेशा ये बोलते हैं कि सब ऑडिटर सबमिट कर चुके हैं सर, केवल हमारी ब्रांच की सबमिट नहीं हुई है। तो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं ऑडिटर्स के ऊपर। उसके लिए बेटर है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप रिमाइंडर भेजें बैंक को, डॉक्यूमेंट्स हमको ये अभी तक नहीं मिले, मिलने बाकी है, ये हमको चीजें और मिलनी बाकी है, तो बैंक के ऊपर प्रेशर रहेगा। उसके अलावा आपको देखना है कि चेकलिस्ट तो आपने एक बैंक को भेज दी है स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बहुत सारी नई चीज आपको निकल के सामने आती है, जब बैंक से आपको एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, तो बैंक को आप भेजें कि सर ये नई चीज हमारे सामने है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, इसमें आपका क्या जस्टिफिकेशन है, या कोई क्वेरी आपकी आप बैंक से उसमें मांगे। आपको एनपी आइडेंटिफाई करना है तो जो प्रोसेस समझा रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं, राकेश सर आपको बता रहे हैं आपको, उस प्रोसेस से, चाहे एग्रीकल्चर एडवांसेस हो, चाहे सीसी हो, टर्म लोन हो, ओडी हो, आप उस प्रोसेस से आप अपना एनपी आइडेंटिफाई करो। बैंक ने वो एनपी नहीं दे रखा तो आप एनपी रिपोर्ट करो, बैंक को लिस्ट बना के भेजो कि हमारे अकॉर्डिंग ये अकाउंट एनपी होने चाहिए, और ये अकाउंट आपने एनपी नहीं है तो क्यों नहीं अकाउंट को एनपी करने जाए। बैंक से जस्टिफिकेशन मांगे, और जस्टिफिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो आप उन अकाउंट पे एनपी करने की कार्रवाई करें। बैंक के जो एनुअल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर बैंक के अपने एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिजिटल साइन या फिर मैनुअल साइन करके आपको सबमिट करने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा भरें, वो आपका एक एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट रहेगा। एलएफएआर आप पूरा भरें, एलएफएआर का एक फॉर्मेट सेट है जो इस बार भी कुछ चेंजेस किए हैं आरबीआई ने, लास्ट ईयर काफी बड़े चेंजेस किए थे एलएफएआर में। तो एलएफएआर के जो पॉइंट्स है उनकी चेकलिस्ट आप पहले बना लें, एक एक्सेल पे ले लें, आप रिप्लाई उसमें अपना सबमिट कर लें बैंक पर्सन से लेके। कुछ बैंक्स में जहाँ टैक्स ऑडिट भी आप ही को करनी है, सेंट्रल ऑडिटर्स को नहीं करनी, ब्रांच ऑडिटर को टैक्स ऑडिट करनी है, तो टैक्स ऑडिट के हिसाब से जो फॉर्मेट है उसमें आप अपना रिप्लाई सबमिट कर ले, क्या अलाउ हुआ, क्या डिसअलाउ हुआ है, और जो जो कॉलम्स होते हैं उनको भरने का डिटेल अपना वर्किंग कर ले। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा सेट आपको रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सबमिशन का जब टाइम होता है, मैनुअल सबमिशन आप देखें या डीएससी, अगर डिजिटल सबमिशन है तो आप अपना डीएससी रेडी रखें सबमिशन के लिए। बहुत सारे ब्रांचेस ऐसी होती है जहाँ बोलती है सब आपने ऑडिट तो कर ली, तो डिजिटल सिग्नेचर की फैसिलिटी हमारे पास ब्रांच के सिस्टम पे, सर्वर पे नहीं है। ये डीएससी आपको बैंक के रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा, वो भी एक अलग बैंक की एक वर्किंग रहती है, जिसमें बैंक ब्रांच लेवल पे ये नहीं चाहता कि आप कुछ भी एनपीए डालो, बैंक आपको डाइवर्ट कर देता है रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस में, वहां जाके आप एनपीए आप पे डालें, ताकि रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस डिस्कशन कर सके आपसे कि आप एनपीए नहीं डालो। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसी है, इस पूरी प्रोसेस को आपको ध्यान में रखकर आपको अपनी ऑडिट करना पड़ेगा। जब मैनुअल ऑडिट है और मैनुअल आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन करने पड़ेंगे। तो जो फ्रेश ऑडिटर ब्रांच में अनिल जी फर्स्ट टाइम ऑडिट के लिए जा रहा है, तो मेरा उससे केवल इतना रिक्वेस्ट है, आप चेकलिस्ट बना लें, चेकलिस्ट बैंक को मेल कर दें, और चेकलिस्ट आप उन्हें टिकिंग करते रहें। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट को नई चीज सामने निकल के आती है तो बैंक वाले को आप रिमाइंडर भेजें, फ्रेश चेकलिस्ट भेजें, और फिर लास्ट में आप कंसोलिडेट जब करें तो आप देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के आपको मिल गए हैं, नहीं मिले। जहाँ कुछ एग्जाम्पशन आप लेकर चल रहे हो वहाँ आपको लास्ट में बैंक ब्रांच मैनेजर का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि ये चीज बैंक मैनेजर ने आपको रिपोर्ट करी है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में, वो आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन साथ में ले, और उस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को आप अपने वर्किंग पेपर का एक पार्ट बना के। थैंक यू सर। अकेश सर, बस आपसे एक कुछ सवाल और है
Okay, sir, most of CC account stock statement are not in proper format, like omission of stock details, creditors amount is missing, etc. So, as I'm not able to calculate the DP apart, that a fixed amount of book debt and inventory is mentioned in the banking system since long time, then what we have to do? वैसे तो कायदे से फॉर्मेट जो प्रेस्क्राइब है वही आना चाहिए, लेकिन छोटे बोरोवर्स में हमने नॉर्मली देखा है कि वो लोग स्टॉक स्टेटमेंट दे ही दें, प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो वो बहुत बड़ा होता है कई जगह पर। वो लोग क्या करते हैं, टैली में से निकाल के दे दिया या वैसे ही बना के दे दिया। इसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, आप सिंपली अकाउंट का ऑपरेशन देखिए सीसी अकाउंट में। एक बार आप जो है सीसी के अकाउंट को लेजर व्यू कर लीजिए 3 4 5 महीने का, देखिए अकाउंट में ऑपरेशन कैसा है। मेरा तो यही मानना है कि हमें जो है फर्स्ट जो है, अगर अकाउंट में ऑपरेशन सही है और थोड़े से आपको फॉल्ट मिलते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है या इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप एलएफआर में डाल दीजिए, उसको अकाउंट में एनपीए मत करिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अकाउंट में ऑपरेशन सही नहीं, जैसे मैंने बताया 5 करोड़ का लोन है, 77 लाख रुपए की टोटल टर्नओवर है, ना डेबिट टर्नओवर है ना क्रेडिट टर्नओवर है, स्टॉक स्टेटमेंट कभी आती है कभी नहीं आती, रिन्यूअल पेंडिंग है, पार्टी बैलेंस शीट नहीं दे रही है, स्टॉक ऑडिटर कुछ और कह रहा है, तब तो सर आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस में स्टॉक स्टेटमेंट जो है दैट इज अ वेरी बिग इंडिकेटर कि पैसा गया कहाँ है। तो ऐसे केस में तो आप बिल्कुल ही लिवरेज मत दीजिएगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा बड़ा अकाउंट है और जहाँ पे प्रॉपर ऑपरेशन नहीं है किसी अकाउंट में, बार बार अकाउंट एक्सेस पे जा रहा है, फ्लक्चुएशंस नहीं है, अकाउंट में क्रेडिट टर्नओवर नहीं है, डेबिट टर्नओवर नहीं है, आप स्टॉक स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाए। हो सकता है स्टॉक स्टेटमेंट में आपको स्टॉक इन ट्रांजिट का परसेंटेज बहुत हाई है, डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज बहुत हाई है। दीज आर द इंडिकेटर्स कि यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर आप एक बार जाके देख लीजिए, इस अकाउंट को विजिट भी कर लीजिए, क्या वहाँ पे स्टॉक है नहीं है। अगर इस तरह के इंडिकेटर्स हैं तो फिर तो ऐसे अकाउंट को आप एनपीए करने से ही छोड़िएगा नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर छोटा अकाउंट है, सपोज 2 4 5 10 लाख रुपए का है, उसमें थोड़ा सा फ्लॉ रह गया कि उसने फॉर्मेट पे ठीक नहीं दिया, आप अपने एलएफआर के अंदर दे दीजिए और आगे चलने दीजिए फिर इस अकाउंट को। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। थैंक यू सर। सर क्वेरी है, इन पीएमजीवाई टर्म लोन अकाउंट, कौन सा? प्रधानमंत्री वाला टर्म लोन अकाउंट, subsidies created by the government in the respected PL account. जी। But there is no EMI is received from last 2 years. देखिए पीएमआई, ये इस तरह की जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जो सब्सिडी आती है, उसके लिए बैंक को एक अलग सा एफडीआर रखना पड़ता है, 0% एफडीआर। और दूसरा सिस्टम ये होता है कि जितने अमाउंट की एफडीआर है उतने तक के लोन के अंदर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि एफडीआर जो आई है वो कहाँ पे इन्होंने पार्क करी है, किसी सब्सिडी में करी है। पार्टी के अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही नहीं है पहली बात तो, उसको 0% एफडीआर बना के जो है उसको इंटरेस्ट अलग से आपको सब्सिडी अकाउंट में मेंटेन करना है। दूसरे, अगर उस अकाउंट में 2 साल से इंस्टॉलमेंट ही नहीं आई है, अकाउंट ओवरड्यू चल रहा है, तो वो अकाउंट एनपीए तो है ही। बैंक ये कर सकता है कि सब्सिडी का जो अमाउंट है वो उठा के उसके पर्सनल अकाउंट, उसके अकाउंट में, लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दे। लेकिन एज फार एज एनपीए नॉर्म्स आर कंसर्न, वो तो सर एप्लीकेबल उस केस में रहेंगे ही रहेंगे। तो ये आप देख लीजिए। और अगर सब्सिडी से एडजस्ट करके भी अकाउंट एडजस्ट होता है रेगुलर, तो वो नहीं हमें कंसिडर करना है, क्योंकि नॉर्मल केस सब्सिडी तो जो है अलग एफडीआर में होनी चाहिए। वो तो ऐसे लास्ट रिसोर्ट बैंक इज ट्रांसफरिंग दिस सब्सिडी टू द। लेकिन बाकी आप बिना सब्सिडी को एडजस्ट किए उस अकाउंट में अगर देखते हैं कि एनपीए नॉर्म्स जो है वो अप्लाई होते हैं, तो वो अकाउंट फिर एनपीए ही होता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। बस सर अब लास्ट के अंदर कुछ आप अपने सर आप कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ आप बताना चाहें, कोई ऐसा पॉइंट जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं ऑडिटर्स के, एक आप कोई भी एक सजेशन, आप प्लीज एक सजेशन। सर पहले मैं बोल लूं अभिषेक जी, आज मैं गया था ब्रांच में, मैंने आज अपना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरी ब्रांच में ऑडिट मेरा जो है वो 20-25 मिनट में पूरा हो गया, और उसमें मेरे को 7 एमओसी मिले। ब्रांच बड़ी छोटी है, 20 करोड़ की है, ज्यादा नहीं है। इट टुक मी जस्ट 20 मिनट्स। क्योंकि क्या है सर, बड़े सिंपल से फंडे हैं ब्रांच के, आरबीआई के नॉर्म के, एनपीए के। आरबीआई का नॉर्म क्या बोलता है, अकाउंट का अगर रिकवरी हो रही है एनपीए के अंदर, तो जो पैसा रिकवरी हो रही है वो आपको इंटरेस्ट में आप डाल सकते हैं। ठीक है सर। अब हमने पहले तो वो अकाउंट निकाले जो कि जो है एनपीए है, 7-8 अकाउंट थे। उन अकाउंट को फिनेकल में देखा तो देखा कि काफी रिकवरी हुई है उनके अंदर, अभी एनपीए में अपग्रेड नहीं है। लेकिन बैंक की पॉलिसी क्या बोलती है, जो कि आरबीआई ने परमिट की है, कि जो रिकवरी हो रही है वो आपको अपने इंटरेस्ट के अंदर बुक करना। उन्होंने नहीं करी। क्यों नहीं करी?
उसका भी एक अलग टेक्निकल रीजन है। कोई भी अकाउंट में अगर बैलेंस लिया जाए, सपोज उसी पार्टी का कोई सेविंग अकाउंट है और अगर उसके अंदर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो बैंक अपने आप लेता है और उसके अंदर एक कमांड होता है एनपीए टीएम का। अगर वो रन करता है तो पैसा इंटरेस्ट जितना भी है वो सिस्टम अपने आप ले लेगा। लेकिन अगर किसी ने यूपीआई किया, डायरेक्ट आरटीजीएस कर दिया, कोई डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा जमा करा, तो सिस्टम जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता और वो इंटरेस्ट इनकम उस हेड में क्रेडिट नहीं होता। तो देखिए 6 अकाउंट थे, 6 में से 5 अकाउंट ऐसे थे जहां पे रिकवरी दी थी, लेकिन बैंक ने जो है इंटरेस्ट को जो है रन नहीं किया था और उसने इंटरेस्ट को जो है चार्ज ही नहीं किया पार्टी के अकाउंट में और इनकम में बुक नहीं किया। पहली तो एमओसी हमारी इन 5 अकाउंट में ये बन गई। दूसरे हमें ये देखा कि एनपीए अकाउंट है, डाउटफुल अकाउंट है, 2 साल हो गए एनपीए बने हुए, उनमें सिक्योरिटी क्या है? उनमें देखा हमने, उन्होंने 2019 की स्टॉक स्टेटमेंट की सिक्योरिटी डाली, उसमें क्या है, स्टॉक एंड बुक। अब सिंपली 2019 के स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे हम सिक्योरिटी नहीं ले सकते। अब उन्होंने उसके अंदर प्रोविजनिंग क्या करी है, डाउटफुल के केस में अगर सिक्योर्ड है, फर्स्ट ईयर है, 25% प्रोविजनिंग होगी। हम कह रहे हैं कि साहब आपने कोई विजिट करी, कोई स्टॉक है वहां पे, कुछ नहीं है, बुक डेट्स तो हम 3 साल पहले के मानेंगे ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे सर, इसको अनसिक्योर्ड मानेंगे। और डाउटफुल में, अनसिक्योर्ड में क्या होता है सर, 100% प्रोविजनिंग होती है। तो दो तो ये चीजें हमको यही मिल गई कि हम उसमें प्रोविजन एडिशनल सजेस्ट करेंगे और ये इंटरेस्ट का जो है और पार्टी का बैलेंस भी ठीक लगेगा। तो देखिए ये चीजें हैं, अगर आप थोड़े से केयरफुल हैं और बैंक की पॉलिसी को देखें और जरा सी बैठा के उनको देखें तो आपको कई एमओसी तो वैसे ही मिल जाएगी। मेक श्योर कि सर एमओसी मिल ना जाए, क्योंकि आप कोई ऐसा, मुझे तो आज तक कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा जहाँ पे आप कोई ब्रांच में ऑडिट कर रहे हो, ठीक है आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ गलती जरूर मिलेगी आपको। तो आप एक बार थोड़ा सा, हाँ जस्टिफाइड है कि हाँ एमओसी नहीं बनती तो नहीं बनती, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा रेयर होता है सर। बट इट्स क्वाइट ए नॉर्मल थिंग कि हम देखते हैं बहुत ब्रांचेस में एलएफआर के अंदर तो 50 चीजें लेकिन एमओसी मिलती, ये देखते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। अभिषेक जी आपकी तरफ से एक लास्ट। जी अनिल जी, वैसे तो अकेश सर ने बता दिया इतना सब कुछ, मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी ऐड करने की। अकेश सर इज ऑलवेज लाइक ए मोटिवेटर, गाइड एंड फिलोसोफर फॉर ऑल ऑफ अस। वी विल लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम हियर एंड स्टिल लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं केवल आपसे केवल एक ही चीज शेयर करना चाहूंगा कि बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द ब्रांच ऑडिट। डू नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थ्रेटनिंग व्हाटएवर यू आर गेटिंग फ्रॉम ब्रांच पर्सन की सर आप एमओसी नहीं डालेंगे, आप एनपीए नहीं करेंगे, आप फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करेंगे। जैसा आपको समझ में आता है, जैसा आपको अच्छा लगता है, ब्रेवली यू हैव टू डू दैट थिंग। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी एक्ट करते हैं ब्रांच में, आप एनपीए डालते हैं, आप एमओसी डालते हैं, आप फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं, आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन उस चीज का होना चाहिए। और जस्टिफिकेशन के साथ में पहले आप ब्रांच पर्सन को वो चीज मेल करें, इन्फॉर्म करें, यू आस्क फॉर देयर जस्टिफिकेशन। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते देन ओनली यू शुड रिपोर्ट, बिकॉज आप ध्यान रखें कॉन्सिक्वेंसेज एनपीए डालने के, एमओसी डालने के और फ्रॉड रिपोर्ट करने के आगे तक जा रहे हैं। तो आपके पास पूरे आपके वर्किंग पेपर्स, आपका जस्टिफिकेशन पूरा होना चाहिए। किसी भी अकाउंट को आपने क्यों फ्रॉड रिपोर्ट किया, या आपने क्यों इस अकाउंट पे एनपीए डाला है, क्यों आपने एमओसी डाला है, आपको अपना माइंडसेट पूरा रेडी करना पड़ेगा। आप वर्किंग पेपर्स रेडी करो, रिपोर्ट करो। आपको कोई किसी भी थ्रेटनिंग में या किसी भी चीज में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार ब्रांच मैनेजर बोलते हैं सर हम आपके जीएम साहब से मीटिंग कराते हैं, आपके डीजीएम साहब से मीटिंग कराते हैं। ऐसा कुछ, आप सबसे मीटिंग करें, कटशियसली आप सबकी बात सुने और अपनी बात सबके सामने रखें। और स्ट्रांगली अगर आप बिलीव करते हैं कि वास्तव में अकाउंट एनपी होना चाहिए, एमओसी डलना चाहिए, तो आप अपनी बात पर कायम रहे। आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज में आके परेशान होने की या कंफ्यूज होने की या बिल्कुल किसी भी तरह से डरने की। इंस्टीट्यूट इज बैकिंग यू, इंस्टीट्यूट इज विथ यू, आईसीआई विथ यू। आपको लगता है अगर अकाउंट खराब है तो आप एनपी कीजिए, बेशक एनपी कीजिए। जस्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है आपको, आप अकाउंट पे एनपी कीजिए। तो मेरा बस लास्ट में केवल आपको ये सजेशन है, ब्रेवली कॉन्फिडेंटली आप जाइए, क्योंकि आप फर्स्ट डे सेकंड डे बैंक मैनेजर समझ जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जो ऑडिट करने आया है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के वास्तव में 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन में से निकाल सकता है, सारी चीजें निकाल सकता है, या फिर वो 3 दिन 4 दिन केवल सीए आपको उलझाने की कोशिश करेगा, वो बैंक मैनेजर आपको, ताकि आप बहुत ज्यादा टाइम आप ऑडिट पे नहीं दे पाए। तो आपको अपना जो लिमिटेड टाइम है उस टाइम को आपको सेव करके रखना पड़ेगा और मोस्टली टाइम को प्रोडक्टिव वर्क में लगाना पड़ेगा, ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप निकाल पाओ और बहुत इफेक्टिव तरीके से आप बैंक ऑडिट को एक्सप्लोर करके कंक्लूड कर पाओ। That is only my suggestion to my all fellow colleagues who are going for this branch audit this time. And once again, I am thankful to Akesh Vyas sir, to CIRC in leadership of Atul Mehrotra ji, Lokesh Maheshwari ji, Anil Yadav. एक चीज और थोड़ा सा ऐड करूंगा। मेरे पास अभी सर अभी एक छोटे, देखिए हमारी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है बैंक ऑडिट में। अभी मेरे पास 1 घंटे पहले कॉल आई थी, 2 घंटे पहले किसी मेंबर की,
वो मेरे से एक राय ले रहे थे। पहले तो वो उसके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के आईएफसी के ऊपर पूछने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है। किस लिए ले रहे थे सर? क्योंकि वो उन्होंने कहा जी मेरी ब्रांच के अंदर टोटल एडवांसेस है वो 3.5 करोड़ के हैं। तो पहले तो मुझे ये लगा 3.5 करोड़ में ब्रांच की ऑडिट नहीं होती, चलिए कोई बात नहीं। वो कहने लगे कि साहब उसमें से 2 करोड़ रुपए के 4-5 अकाउंट हैं और वो एग्रीकल्चर लोन्स हैं और वो पैसा चिटफंड कंपनी के अंदर गया है, तो मुझे उसमें आईएफसी में कहाँ रिपोर्टिंग करनी है? अब सर, और मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहने लगे ब्रांच मैनेजर ने बताया है। नाउ इट लुक्स लाइक ही इज कंफ्यूज्ड। वो समझ में नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है, क्योंकि कोई ब्रांच मैनेजर ये चीज नहीं बताएगा कि मैंने जो है 2 करोड़ रुपए किसी पार्टी को दिए हैं और उसने जो है उसको चिटफंड में डाल दिया, एग्रीकल्चर में नहीं किया। देयर इज सम कंफ्यूजन एट ऑल। तो हमारे को सर क्या है कि उस चीज का देखिए, अगर ऐसा कुछ केस है then this definitely is a fraud, क्योंकि पैसा आपने एग्रीकल्चर के लिए दिया और वो पैसा जा रहा है चिटफंड में। बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि वो पहली बात तो कोई मैनेजर अपने इस चीज के लूपहोल्स को बताएगा ही। तो वो मैंने उनसे ये कहा कि पहले आप उस केस को पूरा समझ लो, देन वी कैन डिस्कस इट। So that is one thing. Quite often we have seen कि auditors are very much confused when they are doing the statutory audit. जो branch वाले उसका बड़ा फायदा था. So that is all that I would like to say. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Secretary CIRC Lokesh ji for vote of thanks also. Lokesh ji. थैंक यू अनिल जी। जो आज का जो सेशन था, फर्स्ट डे का सेशन था, हम सोच रहे थे कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो बैंक ऑडिट पे गए भी नहीं होंगे, लेकिन जितनी क्वेरीज हमें मिली है वो है, और अभी भी न्यूमेरियस क्वेरीज हमें मिलती जा रही है, लेकिन जो टाइम है उसके साथ हमारी लिमिटेशन है, और आने वाले हम 10 दिन आप सब लोगों के साथ रहने वाले हैं। और मैं सबसे जो थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स ही अकेश व्यास जी, जैसा कि अनिल भाई ने बताया कि हम जैसे उनको बोलते हैं वो हमारे मेंबर्स के लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास्ट RCM CA अभिषेक शर्मा जी का भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे सारे मेंबर्स को जो उनका एक्सपर्टीज है, जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। और हम मिलते हैं आप सब लोगों से कल दोबारा इसी समय पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल जी। Thank you. Thank you. Thanks to all. Thank you, Akesh ji. Thank you, sir. Thank you. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Should I end? शरद जी, यस शरद जी, बिल्कुल। जी जी जी, मैं बैंक में बैठा हुआ हूँ और Okay. हमारे मैनेजर साहब ने भी आपके सेमिनार का पूरा आनंद लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि CA लोगों के लिए नहीं बल्कि बैंक के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल सिद्ध होगा हमारा कार्यक्रम। डेफिनेटली सर, ये जो नई CIRC टीम ने ये जो बैंक ऑडिट के लिए जो मेंबर्स के लिए लाइव सेशन रखे हैं, डेफिनेटली हमारे मेंबर्स को और बैंक को, क्योंकि बैंक को भी अल्टीमेटली वो सब चीजें जो पब्लिक में आनी चाहिए वो एक न एक दिन आनी है, और जो बिल्कुल ट्रू पिक्चर हमें जो दिखानी है, क्या ट्रू पिक्चर है, उसके लिए मेंबर्स के लिए भी ये प्रोग्राम ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ फ्रूटफुल रहेगा। और आप सब लोगों ने पूरी मेहनत की है CIRC टीम में, मैं इसके लिए आपका थैंक यू करता हूँ। Should I end? Yes, please close. जो फर्स्ट टाइम ऑडिटर हैं या जो